और जिस दिन यहाँ पर ट्रैक्टर आए थे ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के ऊपर तो हमला कर दिया। बड़ा कोई टेररिस्ट एक्शन होगा और साथ में उसमें धर्म का एंगल डाल दिया गया। वो सीधा सा एक मैसेजिंग थी कि हम मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। जानबूझ के पकड़ी गई है कोटा चोरी, वो तो वीडियो में सबको पता है क्या हुआ था। हर किसी को चर्चा में रहने की आदत हो गई है। अब किसान जो नेता हैं सो कॉल्ड, अब वो हर विषय के जानकार थोड़े हो सकते हैं। भाजपा के राज में कि कोई राष्ट्र के लिए कोई काम होता है ना, लोगों के दिमाग में पहली बात ही आती है कि वोट बैंक के चक्कर में खड़ा होगा। इन्फ्लुएंसरों की बात चल रही थी हरियाणा के अंदर, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे भी लोग आए कि मैं जाटों का नेता हूँ। गांव के अड़ोस पड़ोस में 10 आदमी भी उसको इज्जत ना देते हो, सोशल मीडिया पे 100 कमेंट आ जाए, भाई साहब भगत सिंह है तुम, तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। आतिशी मार लेना ठीक है, कृपा से मुख्यमंत्री बना दी केजरीवाल ने। हरियाणा पंजाब का जो मामला भगवंत मान ने बनाया आतंकवादी हमले के बाद, उसी बीच में भगवंत मान ने जो बिना बात का ड्रामा दिखाया कि वे किसान नेता इस पे आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, मतलब अपने प्रदेश के किसानों को भड़काने का और हरियाणा के साथ लड़ाने के लिए प्रवोक कराया। जो बेचारे बाहर से आए हुए हैं, जो बेचारे किसानी के अंदर नहीं है, आय व्यवस्था का और जुगाड़ कर रखा है उन्होंने, उनके साथ जो बीत रही उन लोगों का क्या दोष था। नमस्कार साथियों, और एक बहुत प्रतीक्षित एक इंटरव्यू, एक बहुत फेमस फिगर को हम लेकर के आए हैं जो उभरते हुए नेता ना होकर के एक समाज सुधारक भी हैं। और हमारे साथ है भाई संदीप सिंह भारती जी। संदीप भाई राम राम। नमस्ते जी, आपके सभी दर्शकों को, आप सभी भाइयों को नमस्ते जी। संदीप भाई के बारे में आपको बताना चाहूँगा, आप इनको बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और जो समसामयिक जो भी विषय होते हैं उनके ऊपर जो भी इनके विचार होते हैं उनको व्यक्त करते हैं। समसामयिक से मेरा मतलब कॉन्करेंट जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। एक अलग इनकी सोच है, अलग इनकी वाणी है, बे रोक टोक, बे डरे, बेझिझक अपनी बातों को रखते हैं। अब ज़्यादा वक्त न लेकर के संदीप भाई से बात करते हैं। संदीप भाई स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको अभी जिस चीज़ के लिए आप चर्चा में ज़्यादा हो रखे हो, मतलब पहलगाम का जो इशू था, पहलगाम के अंदर अभी हमने देखा है बहुत आतिताई घटना घटी। पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को बलिदान कर दिया गया। वो लोग जो ऐसे लोग थे जिनका कोई दोष नहीं था, फिर एक सर्टेन थोड़े से वक्त के लिए एक पोज आया जिसमें हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी, और उसके बाद भारत ने एक रिटेलिटरी एक्शन किया, मतलब एक कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन उसके बाद स्थितियाँ बदल गई। भाई इसके ऊपर क्या कहना आपका? देखिए, दुनिया में जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो पावर सेंटर्स हैं दुनिया के, वो तब्दीली की ओर है। अमेरिका जितना पहले स्ट्रॉन्ग था उतना नहीं रहा वो। नए चाइना है जैसे, और नए नए देश उभर के आ रहे हैं। भारत भी जिसमें एक मजबूत देश के रूप में, महाशक्ति के रूप में उभरने की कोशिश में है, तैयारी में है। तो जब कोई, जैसे हम छोटे अगर स्तर पे बात करें, गांव में कोई बड़ा प्रयास करे, इलाके में कोई बड़ा प्रयास करे, तो वहाँ की जो स्थापित जो ताकतें होती हैं उसके विरोध में षड्यंत्र रचती हैं। पहलगाम का जो हमला है ये उभरते भारत को, एक सशक्त होते भारत को एक रोकने का, उसको नीचे गिराने का एक प्रयास है। और इसमें कई सारी और भी इंटरनल पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की हैं वो शामिल हैं। चाइना अपने हिंदुस्तान को एक थ्रेट के रूप में देखता है। एक रीजनल एम्बिशंस जो हैं चाइना के, ग्लोबल एम्बिशंस हैं, उसमें चाइना को ये लगता है कि अगर बॉर्डर पे हिंदुस्तान ही मजबूती से उसके बराबर में खड़ा दिखाई देगा तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हेजेमोनिक उसकी एक सोच है वो आगे कैसे बढ़ पाएगी। पाकिस्तान चाइना का पिट्ठू है। तो वर्तमान में हालात ये थे कि चाइना को, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना जरूरी था। अमेरिका और चाइना की टैरिफ वार में थोड़ा सा फ़ायदा हिंदुस्तान ना ले पाए, इसके लिए जो अमेरिका की कंपनियां थी, ट्रंप ने जब से टैरिफ वार छेड़ी है चाइना के साथ, वो कंपनियां भारत की ओर शिफ्ट करना शुरू कर चुकी थी। एप्पल ने भी ये सोच लिया था कि हिंदुस्तान में अपने जो मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ाएंगे। तो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाइना की प्रायोरिटी थी और पाकिस्तान की मजबूरी थी। पाकिस्तान की मजबूरी इसलिए थी, वहाँ की जो आर्मी लगातार आज़ादी के बाद 70-75 साल जो रूल कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो चुके थे। इमरान खान को जब से जेल में डाला है पीटीआई के जो लीडर हैं, उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज की जो एक वहाँ क्रेडिबिलिटी कह लो या रेटिंग्स जो हैं, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स, वो घटा में चली गई है। इमरान खान को पकड़े जाने के बाद आर्मी के जो इंस्टॉलेशंस थे उन पे भी लोगों ने हमला करा। ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ कि इस स्तर पे आर्मी को डिफेम होना पड़ा है, बेइज्जत होना पड़ा है। और जो वर्तमान जो जनरल हैं आसिम मुनीर, वो कट्टर इस्लामिक वो हैं, वो एक
मौलवी माने जाते हैं। आर्मी का जनरल बड़ा सोच समझ के फैसले करने वाला होता है किसी भी देश का, लेकिन वो कट्टरपंथी माने जाते हैं। और उनकी क्रेडिबिलिटी पे जब सवाल था और आर्थिक रूप से पाकिस्तान कंगाली के कगार पे था और आपस में जो डिस्टर्बेंसेस थे, बलूचिस्तान में एक बड़ा लड़ाई छिड़ी हुई है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ भी बड़ा विरोध लगातार चल रहा है। टीटीपी एक संगठन है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, तो वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ खड़ा था। उसके अलावा जो सिंध है, सिंध में भी पिछले कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने और इन तमाम राजनेता, क्योंकि पाकिस्तान का मैक्सिमम जो फ़ायदा है पाकिस्तान के पूरे का, वो पंजाब के लोग उठा रहे हैं, पाकिस्तानी पंजाब के लोग, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज की बात हो, चाहे मिलिट्री, चाहे ताकत, किसी तरह की बात हो। तो सिंध का जो पानी जाता है, सिंधु का, जिसको अभी पहलगाम हमले के बाद हमने रोका है, सिंधु के पानी को भी आसिम मुनीर एक नई नहर निकाल के अपने इलाके में ले जाने की उसने तैयारी कर दी थी। तो सिंध भी उबड़ा पड़ा था अभी लेटेस्ट। तो पाकिस्तान के जो 4-5 जो प्रदेश हैं बड़े, उनमें सभी में उबाड़ा था पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। और एक आध जैसे बलूचिस्तान तो टूटे के कगार पे पहुंच चुका था, इस लेवल पे वहाँ विद्रोह हो रहा था। तो आंतरिक हालात पाकिस्तान के ऐसे थे कि उसको अपने देश को एकजुट करने के लिए कोई बाहरी ताकत से लड़ाई दिखानी जरूरी थी। तो आसिम मुनीर जो पहले ही रेडिकल थे, ऊपर से जो उनके गुरु हैं चाइना, उनका आदेश आ गया कि भी हमारे को ज़रूरत है एक बार लड़ाई दिखाओ बॉर्डर पे, ताकि जो बिजनेस शिफ्ट हो रहा है चाइना से भारत की ओर वो रुक जाए, कंपनियां सोचने पे मजबूर हो जाएं। तो सारे कहते हैं ना, सभी को एक ज़रूरत थी भारत को, भारत के साथ एक किसी तरह का रिएक्शन करवाने की। और ये जो वर्तमान सरकार है, चूंकि राष्ट्रवाद पे इसकी राजनीति है, ये अपने आप को जब भी कोई मौका मिलता है तो ये दिखाते हैं बिल्कुल खुल के कि हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, लड़ाके हैं और देश के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो सभी को पता था कि एक बड़ा कोई टेररिस्ट एक्शन होगा तो उसको रिटेलिएट करना मजबूरी होगी वर्तमान सरकार की। और साथ में उसमें धर्म का एंगल डाल दिया गया। कितने समझदार तरीके से, कितने कपटपूर्ण तरीके से मैं कहूँगा, धर्म पूछ के जो आतंकवादियों ने मारा हमारे हिंदुस्तानियों को, वो सीधा सा एक मैसेजिंग थी कि हम मोदी को चैलेंज कर रहे हैं और मोदी को पर्सनल चैलेंज करके हम ये चाहते हैं कि पीछे हटने की गुंजाइश ना रहे। अब छोटे मोटे आतंकवादी हमले, झड़पें होती रहती हैं, 5, 10, 15, 20 आदमी भी हताहत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक मैसेजिंग उस हमले की इस तरीके से करी गई। हमारी मीडिया तो तैयार बैठी थी, आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा, ये उस दिन की से लेके 10 दिन की सबसे बड़ी खबर थी। यही वो आतंकवादी चाहते थे, पाकिस्तान और चाइना चाहते थे कि इस तरह का मैसेज दो जिससे मोदी और देश, भारत की सरकार रिटेलिएट करने पे मजबूर हो जाए। रिटेलिएशन होगा तो पाकिस्तान स्वाभाविक है काउंटर रिटेलिएशन करेगा, या लड़ाई चलेगी 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसका जो फ़ायदा लेना था वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि चाइना चाहता था कंपनियां शिफ्ट ना हो, बिजनेस शिफ्ट ना हो, और पाकिस्तान चाहता था कि फ़ौज की जो दुर्गति बेइज्जती हो रही है वो रुक जाए, लोग भूल के उसको, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो के और हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई पे चलाए, जो पाकिस्तान में हो भी गया। आज के दिन ये जो काउंटर अटैक भारत ने कराया पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ में, उसके बाद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना के जयकारे लगाने लग रहे हैं, कहने लग रहे हैं कि विक्ट्री परेड निकाल के कह रहे हैं हम जीत गए। तो ये जो टूटे हुए देश को ये मौका था, ये एक साजिश के तहत इन्होंने दिलवाया है। और भारत का जो रिटेलिएशन था स्वाभाविक था। सरकार राष्ट्रवाद की और फौज की मजबूती की, देश के मान सम्मान की राजनीति भी करती है, छवि भी ऐसी है, तो इनकी मजबूरी थी रिटेलिएट करना। संदीप जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अब इनिशियली जब ये शुरुआत हुई थी तो हम देख रहे थे जो पॉलिटिकल इंटरनेशनल जो डायनेमिक्स थे वो इस तरीके के थे कि अमेरिका हमारे को सपोर्ट कर रहा था क्वाड के अंदर भी और चाइना के खिलाफ। अभी जो रिसेंट इसके अंदर अपडेट हुए हैं वो ये हुए हैं, युद्ध चला 3 दिन तक चला, हम बोलते हैं भाई स्पेशल ऑपरेशन बोलते हैं, युद्ध भी नहीं बोलते, स्पेशल ऑपरेशन 3 दिन तक चला। शुरुआत में जब वहाँ पर पूछा गया तो वहाँ पर जो उनके प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, वो ये बोल रहे थे कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसी एकदम कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उनको कूदना पड़ जाता है हमारे बीच के अंदर। अब इमीडिएटली जो डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, वो डायनेमिक्स ये चेंज हो गए, अब हमारे को जो पहले इनके अपोजिट के अंदर जो टैरिफ वार चल रही थी, अब वो पार्टनर बने दिखते हैं और कहीं ना कहीं भारत का जो वो है, भारत उनके अगेंस्ट होता दिख रहा है, जिस तरीके की स्टेटमेंट अभी हाल फिलहाल में आई हैं। इसके ऊपर क्या विचार है आपके? देखिए, एक तो अमेरिका की 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो अमेरिका किसी का साथ नहीं देता, अमेरिका इस्तेमाल करता है। अगर किसी के पीछे खड़ा दिखाई देता है
तो उसको आगे के लिए इस्तेमाल करने के लिए खड़ा दिखाई देता है। अमेरिका बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया, लेकिन बदले में उसने पाकिस्तान को टेररिज्म की एक सेंचुरी बना दिया, एक पूरी दुनिया में टेररिज्म का एक उत्पादक देश बना दिया। अपने हित के लिए अमेरिका जो है वो काम करता है। और इस वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल आपकी सच्चाई है इस बात में कि एक दिन पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़ा तीखा कड़वा बयान था कि ये तो 1000 साल से लड़ रहे हैं भारत पाकिस्तान, तो कश्मीर के विषय में 1500 साल से लड़ रहे हैं और हमारे को इसका कोई ज़रूरत नहीं के बीच में पड़ने की। मार्को रूबियो जो थे उनका भी यही बयान था। तो अमेरिका इस मामले से तटस्थ था समझौते के 24 घंटे पहले तक, और बल्कि इग्नोर करके छोड़ रखा था कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा, इस तरह की मैसेजिंग थी। लेकिन वो एकदम से जो समझौता हुआ उसमें मेरी समझ है उसके हिसाब से पाकिस्तान के पास जब कुछ नहीं बचता ना, क्योंकि इंडिया ने जो काउंटर स्ट्राइक करी वो पाकिस्तान के कई एयर बेसिस पे करी, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे करी। एक इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर जो नूर खान एयर बेस है उसके पास पाकिस्तान का परमाणु जखीरा है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के मैक्सिमम जो परमाणु हथियार हैं वहीं रखे हैं। तो आपके परमाणु ठिकाने के 10 किलोमीटर की रेंज में हिंदुस्तान जब एक स्ट्रेटेजिक अटैक करता है, आपको ये मैसेजिंग है कि अगला हमला जो है वो यहाँ पे होगा। तो भारत ने जो मैसेज दिया उसके बाद पाकिस्तान के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता उस हमले के बाद, तो उसके बाद तो अगली लड़ाई में तो एक कन्वेंशनल लंबी वॉरफेयर छिड़ जाती। उसकी सामर्थ्य पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान 5-6 दिन से ज़्यादा लड़ाई को चला पाता। तो पाकिस्तान की तो बिल्कुल घुटनों पे आना मजबूरी थी। लेकिन ये जो पाकिस्तान घुटनों पे आया, ये ट्रंप ने जो बड़बोलापन दिखाया इसकी वजह से शो नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने मेरी जो समझ है, पाकिस्तान अमेरिका को, क्योंकि पुराने आपस में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान और अमेरिका तो 55-60 साल से एक ही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एक जनरल आ गया वो थोड़ा चाइना के पक्ष में चला गया, लेकिन पाकिस्तान जो है अमेरिका के क्लचेज से, उसके पंजों से आज़ाद नहीं हो पाया है। तो पाकिस्तान ने कहा कि ट्रंप साहब हमारा कराओ, ये तो बात बढ़ेगी। और दिखाने के लिए जो वहाँ की एक नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो वहाँ के न्यूक्लियर वेपन्स के संबंध में फैसले करती है कि भाई इनको चलाना है, ज़रूरत है, मतलब एक मैसेजिंग कर दी। उसकी अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली नेशनल कमांड अथॉरिटी की पाकिस्तान ने कि भी हम तो अब फैसला करेंगे कि रिटेलिएशन के रूप में परमाणु वेपन यूज़ करें या ना करें। तो वो एक इंटरनेशनल मैसेजिंग होगी कि क्या ये लड़ाई न्यूक्लियर वॉर का रूप ले लेगी। और परमाणु युद्ध की जहाँ तक बात आती है तो सिर्फ भारत पाकिस्तान तक वो बात सीमित नहीं रहती। अगर परमाणु हथियार भारत पाकिस्तान के बीच में चलेंगे तो पूरा एशिया नहीं, ये मानो यूरोप और पूरी लगभग दुनिया उसमें विकिरण के दायरे में या नुकसान के दायरे में, रेडियो उसमें आ जाएगी। अगर बड़ा कोई परमाणु युद्ध हुआ कभी दुनिया में तो ये मान के चलो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भारत पाकिस्तान तक बात सीमित नहीं रहनी थी। जब परमाणु की बात आनी थी, परमाणु युद्ध की बात आनी थी, तो ये मैसेजिंग जो पाकिस्तान ने करी, उसके बाद अमेरिका ने इसको चाहा कि जैसे तैसे इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करा जाए, चाहे वो दिखाने के लिए मैसेजिंग हो। लेकिन ये जो बात है कि ट्रंप ने जो बड़बोलापन दिखाया, मैं हिंदुस्तान में जो मैसेजिंग चल रही है कि भाई मोदी ने घुटने टेक दिए या कोई अडानी से समझौते के नाम पे समझौता कर लिया, कि टैरिफ का समझौता कर लिया, मैं इन बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि मैं थोड़े ठीक से समय से जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले या पिछले जो ट्रंप का शासनकाल था, ट्रंप की आदत रही है जरूरत से ज़्यादा बोलना। बड़बोलापन ट्रंप का एक स्वाभाविक गुण है। आप गूगल पे अगर हर रोज़ सुबह डोनाल्ड ट्रंप यहाँ सर्च करो तो रोज के ट्रंप के ऐसे फालतू बयान आएंगे जो कोई भी आदमी बता देगा कि झूठे बयान है। पिछले जो ट्रंप का शासनकाल था 4 साल का, इससे पहले जो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो लोगों ने बताया कि ट्रंप 100 में से 93 बार झूठ बोलते हैं। मतलब 93 आउट ऑफ 100 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज्ड टू लाई। 100 में से 93 बार झूठ बोलने वाला आदमी है। और हिंदुस्तान की जनता ने पहली बार ट्रंप को, मतलब ऐसे बात तो हम करते ही थे कि बड़ा वो है ये है, लेकिन डायरेक्ट एक रोल प्ले करता पहली बार देखा। और हिंदुस्तान की जनता ने यकीन कर लिया कि भाई ट्रंप ने चुटकी बजाई होगी और मोदी और दब गए होंगे इस बात से। जबकि बात जो हुई होगी, ट्रंप ने एक चैनल खोला होगा, क्योंकि सीधा भारत पाकिस्तान बात नहीं करते। पाकिस्तान अमेरिका के आगे भागा तो ट्रंप ने कहा कि भाई इनकी बातचीत कराओ। बातचीत का जो सारा प्रोसेस था वो तो स्वाभाविक था कि अमेरिका को पता क्या बात हुई क्या ना हुई। मेरी समझ के हिसाब से ये बात होगी कि ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, धीरे धीरे इसको डाई डाउन करते हैं भाई 6 घंटे 8 घंटे। क्योंकि कोई भी 2 देश जब युद्ध के मैदान में अपनी मर्जी से जाते हैं,
गलती से चले जाएं वो अलग बात है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से एक छोटी लड़ाई चाहता था, इसका मतलब मेंटली प्रिपेयर था। भारत ने 11-12 दिन इंतजार करके काउंटर अटैक करा, इसका मतलब भारत भी आगे के लिए प्रिपेयर था। तो इतनी तैयारी करके एकदम से कोई नहीं भागता लड़ाई का मैदान छोड़ के। सभी को पता है इज्जत दांव पे लगती है। नरेंद्र मोदी को भी पता था कि एकदम से अगर हम घोषणा करेंगे तो उससे बेइज्जती तो लोग कहेंगे भी भाग गए, पीछे हट गए, डर गए, ट्रंप के दबाव में आ गए। लेकिन ट्रंप ने बड़बोलापन दिखाते हुए मेरे ख्याल से 5:36-37 पे अपने आप ही ऐलान कर दिया। भारत पाकिस्तान की बात चल रही है, अमेरिका बीच में नहीं बैठा है। बात तो यहाँ डीजीएमओ लेवल पे हो रही है या एनएसए लेवल पे हो रही है भारत पाकिस्तान की। अमेरिका तो खाली बताया जा रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है। जब वो बात होगी कि ठीक है हम दोनों सहमत हो गए, उस बात के आते ही सीधा ट्रंप ने खुद ही फेंक के मार दिया। कहते हैं ना कि वो बांडा फोड़ दिया। जो बातचीत चल रही थी उसमें हो सकता था 1 दिन लग जाता, हो सकता था उसमें 2 दिन लग जाते, हो सकता था 6 घंटे लग जाते, 8 घंटे लग जाते। देश को ये धीरे धीरे एक यकीन दिलाया जाता कि हमने लड़ाई में जो करना था वो कर लिया, पाकिस्तान घुटनों पे है, और धीरे धीरे करके पीछे हटने का जो एक तरीका होता है वो दिखाया जाता। पाकिस्तान वाले अपना करते। लेकिन ट्रंप ने जब वो बम फोड़ दिया कि मैंने तो वे दोनों को पकड़ दिया, गर्दन पकड़ गया, ऐसा शो करा ट्रंप ने, क्योंकि वो तो बाहुबली अपने आप को शो करते हैं। खाली इस घटना में नहीं, रशिया यूक्रेन युद्ध में भी उन्होंने कहा मैं तो चुटकी में पुतिन को मना लूंगा, और जेलेंस्की नहीं माना तो जेलेंस्की को सारी दुनिया ने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने बराबर में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से जलील करा जेलेंस्की को। एक देश के राष्ट्रपति को ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि दूसरे देश का राष्ट्रपति इस तरीके से बेइज्जत करे। सीधी गाली तो दी नहीं, बाकी कसर कोई छोड़ी नहीं। तो ट्रंप का जो व्यवहार है, जो बड़बोलापन है, जो श्रेय लेने की भूख है, जो गाजा इजराइल का वहां दावा कर दिया मैं इनका भी समझौता करा दूंगा, आज तक नहीं हुआ, आज तक बम चल रहे हैं, और ईरान का और यूएसए का लंबे टाइम से चल रहा है। तो जो ट्रंप हैं, ट्रंप के पास शासन आने के बाद दिखाने के लिए विदेश नीति के रूप में कुछ था नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में जब थोड़ा सा उनको मौका मिल गया तो अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, बड़बोलेपन के चक्कर में उन्होंने पहले ही ये बम वो कर दिया, पहले ही चीज़ को डिस्क्लोज कर दिया। उसके बाद मजबूरी होगी, या तो भारत मना करे कि नहीं नहीं हम नहीं करते हुए समझौता, या फिर इंटरनेशनल क्योंकि ओब्लिगेशंस हो जाते हैं। आप किसी को आपका मीडिएटर कोई बना है जैसे तैसे करके, उसको आप इस तरीके से डिफेम नहीं कर सकते। जो इंटरनेशनल जो आपस में रिलेशंस हैं उनका मान रखते हुए मेरे हिसाब से फिर वो हमारे जो विदेश सचिव हैं उनको भी 2 मिनट बाद आना पड़ा। वो बड़ी शॉर्टेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने समझौते को या सीज फायर को लेके कहा। 2-3 लाइनें बोली उसमें कि 12 बजे हमारे डीजीएमओ ने बात करी, उसमें 3:35 पे फिर बात करी, और 5 बजे हम अपना जो है ना सीज फायर करते हैं। तो इतनी शॉर्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इमीडिएट थी, वो ऐसा नहीं है कि उसको लेके कोई ज़्यादा तैयारी करी गई होगी। तो ये जो फिलहाल देश में नैरेटिव एक बनाने का प्रयास हो रहा है कि पीओके क्यों नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, मैं इन नैरेटिव में इसलिए दम नहीं मानता क्योंकि बड़ी लड़ाई किसी देश के हित में नहीं है। लड़ाई चल रही थी, हम सारे साथ खड़े थे, हम ये भी थे कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, लेकिन देश की जो फौज है, जो हमारा फैसला लेने वाला एक स्ट्रक्चर है, बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है, वो बड़े सक्षम काबिल लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री की मैं 100 बातों में बुराई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि देश के सही गलत की मेरे से ज़्यादा उनको जानकारी है, या सोशल मीडिया पे जितने भी हम लोग बोल रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनको जानकारी है। उनके बड़े अच्छे कैलिबर के सलाहकार हैं, और वो इस तरीके से देश का मान मर्दन नहीं करवा सकते कि किसी ट्रंप के कहने से समझौता कर लें या किसी और के उकसाने से वो कोई बात को आगे कर लें। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेने के संबंध में इनकी अपनी कोई योजना होगी, उसके हिसाब से ये चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में होने वाली चीज़ है या वो किसी को बताने वाली चीज़ है, कोई मीडिया ट्रायल नहीं है, कोई मीडिया वॉर नहीं है। ये तो एक स्ट्रेटेजिक मामला है, और इसके बारे में हम अगर देश की सरकार को कोई नैरेटिव उसके खिलाफ खड़ा करके मजबूर करें, यही तो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान तो ये चाहता था ना शुरू में हिंदू मुसलमान के नाम पे ये देश में डिवीजन हो और भारत मजबूर हो जाए, वो उसमें काफ़ी हद तक सफल हुआ। हमारे ही जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्हीं की वजह से हुआ। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कभी दोबारा वापस लेने के संबंध में सरकार के पास कोई योजना नहीं होगी, लेकिन वो हमारे को बताने की योजना नहीं है। उसके लिए बड़े थिंक टैंक बैठे हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे। आपने बहुत सारी जो चीज़ें थी उनके ऊपर प्रकाश डाला, और कहीं ना कहीं ये बात साबित भी हो गई जो हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुए हैं
जैसा कि शुरुआत में बताया था, ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे थे ना, वो क्या था, टेररिज्म जो कर रहे हैं उनको ख़त्म करना था। बीच में एकदम ऑब्जेक्टिव चेंज होते भी नहीं हैं, जिस तरीके से वो ग्रेजुअली हमारे को अभी ये बोल रहे हैं, जिस तरह POK ले लेते, अभी मौका पड़ा था, ये था। और जो इससे पहले की जो मुख्यमंत्री है आतिशी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के दिल्ली के अंदर एक अलग से नैरेटिव चालू कर दिया। आप सही कह रहे हैं। इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात घटी, आज तक जो कभी नहीं हुई थी। 4 लड़ाइयाँ हो चुकी थी भारत पाकिस्तान के बीच में। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, वो तोड़ दिया गया। वो या फिर जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो पानी का बहाव रोक दिया गया, फिर छोड़ दिया गया। कुछ ऐसे घटनाएं हुई, लेकिन इसके साथ साथ पानी के ऊपर भारत के अंदर भी कुछ झगड़े चालू हो गए। इसके ऊपर क्या विचार है इन दोनों, पाकिस्तान के साथ भी और भारत के अंदर जो ये घटित हुई, इनके ऊपर भी? देखिए, इसमें 2 हैं। एक, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते का इस सरकार द्वारा उसको रोकना। दूसरा, हरियाणा पंजाब के संबंध में जो भगवंत मान ने जो ड्रामा करा इस संकट के समय में। पहला तो मैं बताऊं, सिंधु जल समझौते पे जो भारत ने रोक लगाई है, हमारे देश का समझदार आदमी भी उसको अड़के में ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार हुआ है 70 साल में कि कोई आपस का तय समझौता है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ होगा, उससे लेके 40 और 65 साल हो चुके हैं समझौते को। पहली बार इसको इस तरीके से रोका गया है और ये बहुत गंभीर मामला है। ये आगे की एक बड़ी कन्वेंशनल लड़ाई का आधार हो सकता है। देश इस बात को नहीं समझ रहा है। सोशल मीडिया पे बड़े मजाक इस बात के बन रहे हैं कि पानी तो ऐसे ही चल रहा है, रोका तो नहीं, बांध तो नहीं है, 20 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। अगर भारत सिंधु जल समझौते पे जो रोक लगाई है और वो सरकार की एक तरह से मजबूरी बन गया है उसको निभाया जाना कैसे न कैसे करके, तो पाकिस्तान की मजबूरी है, लाइफ लाइन है सिंधु नदी पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है और अगर इस समझौते पे रोक को, क्योंकि सरकार को, मेरे को ऐसा लगता है, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। या तो पाकिस्तान को घुटनों पे आना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान को कोई लड़ाई की दिशा में कोई इस तरह का कोई मामला बनेगा। तो ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इस तरह की जब चीज़ें घटित होती है, ये मान के चलो सरकार गंभीर है। सरकार अगर गंभीर ना होती तो जो स्टेटमेंट्स आई हैं इसके सीज़ फायर के बाद, वो ये बातें निपटा ली गई होती कि सीज़ फायर होगी, खोल दो पानी। लेकिन जो सीज़ फायर के बाद प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आई है कि पानी और खून इकट्ठे नहीं चल सकते, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से या तो आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कोई कार्रवाई होगी या पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस एश्योरेंस दिए जाएंगे आतंकवादी जो भी वहाँ पनाहगाह बनी हुई है उनके संबंध में। अन्यथा ये संधि पे रोक जारी रहेगी और संधि पे रोक अगर जारी रहेगी, सिंधु का पानी यदि भारत डाइवर्ट करके 2 साल 3 साल 1 साल में या अब भी तुरंत भी अपनी मर्जी से अगर वो छोड़ने और रोकने लगेगा भारत, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये छोटी बात नहीं है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात, हरियाणा पंजाब का जो मामला भगवंत मान ने बनाया 22 अप्रैल से लेके और अब तक 10-12 तक, जब तक ये 10 तारीख तक ये मामला चला, काफ़ी समय था इसको सॉर्ट आउट किया जाना। और मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट करना तो तब था जब इसको उठाने की ज़रूरत हो। आतंकवादी हमले के बाद जो पाकिस्तान ने करवाया पहलगाम में, ये स्वाभाविक सी चीज़ थी कि भारत रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएशन जो भारत का है उसके बाद पाकिस्तान भी कुछ करेगा। मतलब एक छोटी लड़ाई की संभावना हर एक को पता थी कि कुछ न कुछ एक्शन तो जरूर होगा। उसी बीच में भगवंत मान ने जो बिना बात का ड्रामा दिखाया, वो सीधा इशारे करता है कि ये जो वर्तमान जो पार्टी है इसकी सोच देश के हित में नहीं है। बड़े से बड़ी लड़ाई लोग भूल जाते हैं, बड़े से बड़े आपस के वैर विरोध मिटा दिए जाते हैं। ये तो कोई विरोध था ही नहीं। हरियाणा को जो रूटीन पानी मिलता था हर साल इस दौरान पीने के लिए, इस गर्मी के मौसम में, वो जो पहले मिलता था वही हरियाणा ने कहा था और उस पर कोई रोक नहीं थी। खुद भगवंत मान ने ड्रामा खड़ा करके और ये सारा जो एक माहौल खराब करने का प्रयास किया। यहाँ तक भी उन्होंने किया कि वे किसान नेता इस पे आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, मतलब अपने प्रदेश के किसानों को भड़काने का और हरियाणा के साथ लड़ाने के लिए प्रवोक कराया। मतलब युद्ध का मैदान में आपका देश है और आप खुलेआम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लिखित में ये स्टेटमेंट है पंजाब सरकार की कि इससे तो आपस में लड़ाई छिड़ जाएगी, ये हो जाएगा। जब सारी चीज़ों का पता है, देश पे लड़ाई चल रही है और आप कोर्ट में भी एक एज अ थ्रेट आपके वक्तव्य को रख रहे हो, पब्लिकली आपके मंत्री जो हैं पाकिस्तान इसके पंजाब के हरजोत बैंस 150 अपने वर्करों को लेके वहाँ बांध के ऊपर बैठे हैं कि नहीं घुसने देंगे। जब BBMB के जो चेयरमैन हैं भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के त्रिपाठी करके कोई हैं, वो जब वहाँ आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उनको बंधक बना लिया जाता है, कोर्ट के आदेश को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है।
तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पार्टी की मंशा क्या थी। मैं आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नहीं कि जन्मगत कोई विरोधी हूं, लेकिन जो आचरण पिछले 15 दिन में देश पे एक आपातकाल के समय, देश पे एक राष्ट्रीय संकट के समय दिखाया, उसके बाद मैं समझता हूं कि इनकी सोच स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये वोट के लिए, क्योंकि आगे चुनाव है, ये ऐसा सोचते थे कि युद्ध के माहौल में एक और युद्ध यहाँ छिड़ जाए और आगे भविष्य में वोट लेने के लिए पंजाब की भावनाओं को भड़का के आसानी है। तो ये निंदनीय एक्ट है। इसके बाद किसी समझदार आदमी को 100% ये बात समझ लेनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी की जो वोट बैंक की राजनीति है वो किस स्तर पे जा सकती है, देश को तोड़ने के स्तर पे जा सकते हैं। और ये कहने का, ये आतिशी वगैरह का कोई अधिकार ही नहीं है। वो कौन है फैसला करने वाले? पीओजे के कब लेगा हिंदुस्तान? देश की मिलिट्री बैठी, सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे, देश की सरकार बैठी। उनसे दो प्रदेशों के बीच में जो छोटा सा डिस्प्यूट था, छोटा सा भी नहीं था लेकिन छोटा सा जो बन जाता है गर्मी के मौसम में, उसी को मिटाने की बजाय जो खाई खोदने का प्रयास कराया, मैं समझता हूं हरियाणा में जब कभी ये केजरीवाल महोदय आए या कभी भगवंत मान वोट मांगने आए तो हरियाणा को तो कम से कम एक मजबूत उनको जवाब, कड़वा जवाब जरूर देना चाहिए। अब आपने ये बात कही, जवाब देना चाहिए, और इसी दौरान आपने बताया कि है ना, किसानों को इंस्टिगेट, उनको भड़काने की कोशिश की गई। इसी दौरान कुछ तथाकथित किसान, मैं तो उनको तथाकथित बोलता हूँ, उनको किसान भी नहीं मानता, जो मेरी पर्सनल वो है विचारधारा है, उन्होंने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे कि भारत तो पानी रोक ही नहीं सकता, और नहीं उन्हीं के बड़े भाई हैं, आप पहचान गए हो किन की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं के बड़े भाई। उन्होंने बोला, वो एक टिपिकल उनका डिफरेंट एक्सेंट है, उस तरीके से उन्होंने बोला कि ये तो गलत कर रहे हैं, किसान तो किसान होता है, वहाँ के भी किसान हैं, उनके लिए पानी छोड़ दो। अब वो जब उनके दोनों बातों का बयान का जो विरोध हुआ, जो उनके छोटे भाई उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि इस बात का, लड़ाई का, पहलगाम की एक्टिविटी के बाद ये देखो एक अलग काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करी गई, ये करने की कि देखो फ़ायदा किसको हो रहा है। और जब उसके बाद एक जगह पर वो जाते हैं जहाँ पर राष्ट्रवादियों ने एक मिलन और देश में एकता के लिए कुछ काम कर रखा था, तो वहाँ पर वो चले गए, बिना बुलाए चले गए। शायद उनके आदमी थे कि उनकी भाई 2 सवाल इसके अंदर निहित हैं, जानबूझ के पकड़ी गिरी या टच हो गया कि किसी ने गिरा दी, कुछ नहीं पता, वो तो वीडियो में सबको पता है क्या हुआ था। अब ये सारे नैरेटिव हो रहे थे। किसानों का जो यहाँ पर मुद्दा है, आपने बताया भाई कुछ किसानों को वहाँ पर खड़ा कर दिया, मतलब लोगों को भी किडनैप सा कर लिया एक तरीके से। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या मानना है? जो ये किसान जो आ गए हैं, तथाकथित हैं या किसानों के वे लीडर भी हैं, इसके ऊपर क्या विचार है आपके? देखिए, एक जनरेशनल चेंज आया है 2016 में, जब से ये इंटरनेट या सोशल मीडिया क्रांति आई है। हर किसी को चर्चा में रहने की आदत हो गई है, विषय चाहे कोई भी हो। अब किसान जो नेता हैं, सो कॉल्ड, जैसा आपने कहा, अब वो हर विषय के जानकार थोड़े ही हो सकते हैं। देश की सुरक्षा के संबंध में क्या जरूरी है, सिंधु जल समझौते में आपस में क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन चूंकि चर्चा में रहने की आदत हो गई है तो हर टॉपिक पे बोलना ही बोलना है। मीडिया वालों ने माइक जगह जाके लगा दिया, सही है गलत है उनको पता है ना पता है, उनको बोलना जरूरी है, चर्चा में रहना जरूरी है। और ये एक बड़ी कमी के रूप में ये बात पेश आ रही है देश पे एक राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। जिनकी लोग इज्जत करते हैं, उन किसान तथाकथित, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, जो बयानबाजी करी, मैं तो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। किसान तो हमेशा से ही अपना, जब भी देश पे संकट आया है, अपने अड़की फाड़ से तलवारें बना के किसान ने तो देश की रक्षा करी है। लेकिन किसान नेता के नाम पे जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हो तो उससे खुद का भी सम्मान घटता है। और भाई पूरे एक समाज का यदि आप ये कहो कि मैं तो समाज का नेता हूँ, तो समाज का भी सम्मान घटता है। तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा बोल के उन्होंने खुद को ये मान के चलो कि बड़े कटघरे में खड़ा कर लिया। इनके बयान जो है, पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, जो वहाँ के प्रवक्ता हैं फौज के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाए हैं। एक दो और है सिंगर, एक ये हमारे किसान नेता, ये दिखाने के लिए दुनिया को चलाए हैं कि देखो हिंदुस्तान में भी ये कह रहे हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब खुद ही भारत की सरकार ने इस तरह का कोई नाटक प्रोपेगेंडा कराया था। तो ये जितने भी सामाजिक चेहरे हैं, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, आप ऑलराउंडर नहीं हो सकते, आप हर विषय के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। हर विषय पे बोलने की अपनी प्रवृत्ति पर रोक लगानी पड़ेगी। जो विरोध हुआ वो हिंदू संगठनों का या जो भी प्रदर्शन था उसमें ये चले गए थे नेताजी। पहली बात तो भी बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए था। बाद में वो आयोजकों की तरफ से कहलवाया कि बुलाए थे और चले गए थे। तो वहाँ पे कम से कम सोचना चाहिए था जाने से पहले कि भाई कल तुम ये स्टेटमेंट दे रहे हो
हिंदू मुसलमान के टॉपिक पे भी बड़े कड़वे विचार रख रहे हो हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ, फिर आप ये भी एक दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि तो यहाँ के ही कोई लोग शामिल हो सकते हैं, तो आप कोई कंट्रोवर्सी में भी फंसोगे तो विरोध के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चूंकि देश पे एक आपातकाल की स्थिति थी, उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई आवेश में, वो नहीं होनी चाहिए थी। वो जैसे भी हैं, देश उनको देख रहा है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी तो देश में उसका विरोध हुआ। हमारे जैसों ने, आप जैसे सभी ने विरोध करा। कोई इत्तेफाक नहीं रखता। कोई किसान के घर जो पैदा हुआ है, उसका एक भाई फौज में खड़ा है, भाई नहीं तो चाचा का लड़का खड़ा है, उसको पता है देश का सम्मान, देश की रक्षा कितनी जरूरी है और किस तरीके से हमारे भाई अपना खून बहा के कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक उनका विरोध था। किसी संगठन को या 2-4 आदमी को उनको पकड़ी के हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। जब गलती से लगाया चाहे सही लगाया हो, जिस आदमी को एक्सपोज जो आदमी हो चुका था उस मौके पे, उस स्टेटमेंट के कारण अपने आप ही विरोध हो रहा था, तो आवश्यकता थी नहीं। और ये एक आयोजक का होता भी नहीं। कोई विरोधी भी अगर आ जाए तो विरोध, मेरी ऐसी समझ है, इसके अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, मेरी ऐसी समझ है अगर ये चले भी गए थे, बिना बुलाए भी चले गए थे, तो विरोध की नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। लेकिन देश में फिलहाल राजनीतिक और विचारधारा के स्तर पे इस बड़े स्तर पे धड़ेबंदी हो चुकी है कि एक दूसरे के चेहरे मान के लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है। ये लोग हिंदूवादी हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये लोग राष्ट्रवादी हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं। जो लाइनें थी ना बीच में, वो लाइनें खाई बन चुकी हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति ना तो सम्मान बचा है और ना विश्वास बचा है। ये जो किसान आंदोलन चला है, इसके चाहे जो भी फायदे, जो भी नुकसान हुए हों हमारे किसान समाज को, लेकिन इसके बाद ये नैरेटिव और गहरा हो गया है कि ये जो वर्तमान सरकार है, क्योंकि बड़े स्टेटमेंट भी दिए गए, बड़े नेगेटिव स्टेटमेंट दिए गए, किसानों को खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला, बाहर से फंडिंग है, ये वो। कोई बात सच हो सकती है, लेकिन उसके लिए पूरे किसान समाज को तो बदनाम नहीं किया जा सकता। तो ये सारी जो घटना हुई है, इसके पीछे मैं कारण मानता हूँ देश में विचारधारा के विभाजन को। देश में सोच का, विचारधारा का, राजनीतिक विभाजन इस लेवल का हो चुका है, ना तो दूसरे पक्ष का कोई सम्मान बचा है और ना ही दूसरे पक्ष के प्रति कोई नरमी या सभ्यता दिखाने की एक सोच बची है। जिस समय इमरजेंसी लागू हुई थी, जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के दुर्विरोधी थे, उन्हीं के आंदोलन के कारण सरकार पलटी थी, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन जयप्रकाश नारायण की भी इंदिरा गांधी इज्जत करती थी, सम्मान करती थी। उससे पहले जितनी सरकारें हुई हैं, इवन अटल बिहारी वाजपेयी भी ठीक है, अपनी बात कह लेते थे, सरकार का विरोध कर लेते थे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन आज की जो भाजपा का राजनीतिक जो नेतृत्व है, देश का नेतृत्व, वो भी और भाजपा की आईटी सेल भी, वो इस स्तर पे जुटती है वो किसी विरोधी का बदनाम करने में, अपमान करने में, कि उसके बाद फिर वो जो विरोधी होता है वो भी बदले में कोई शर्म लिहाज नहीं रखता है। और ये बड़ा अफसोस के साथ मैं अपना जवाब में रोकता हूँ कि शुरू में जो सरकार विरोध से बात शुरू हुई थी, अब वो सरकार विरोध से पहले के बाद वो हिंदू विरोधी, उसके बाद देश विरोध की सीमा पे भी चली गई है। ये बड़ी अफसोसजनक बात है। और सरकार को या हमारे जितने भी राष्ट्रवादी भाई हैं, सिर्फ ये कह के हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि एक आदमी ने, 2 आदमी ने गलत स्टेटमेंट दी। एक बड़े लेवल पे ये चीज़ नेगेटिव हो चुकी है और इसके बारे में देश को सोचना पड़ेगा। संदीप जी, आपने है ना 2 महत्वपूर्ण बातें कही यहाँ पर। एक तो विचारधारा, अभी जो हम देख रहे हैं ना, जो डोमिनेंट जो विचारधारा है, वो जो पार्टी जिसको रिप्रेजेंट करती है, एक बीजेपी है। दूसरी और जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सारी मिंगल हो गई हैं। कोई ऐसी स्पेसिफिक अभी भारत के अंदर विचारधारा बची नहीं है। अभी आपने अंत में ये बोला कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब उसका सार यही था कि है ना, बीजेपी के विरोध को मानते मानते देश का विरोध भी मान लेते हैं। और कुछ लोग है ना, ये सोचते हैं कि हमारे को बीजेपी का विरोध करना है और उनको ये पता ही नहीं रहता कि देश के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब तीसरी बात इसके अंदर और ऐड करना चाहूँगा जो बीजेपी के खिलाफ ही है। बीजेपी भी कुछ वोट बैंक के लिए हम देखते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर ऐसा भी करती है, जैसे किसी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर दिया। ये लोगों की धारणा है। अब है या नहीं, इसका जवाब आपको देना है लोगों को, क्योंकि दूसरे लोगों से जिनसे हम बात करते हैं वो ये बोलते हैं भाई हमारी कम्युनिटी को तो मार्जिनलाइज कर दिया अलग अलग स्टेट के अंदर। कुछ तो ऐसी भी बातें आती हैं कि भाई हमारे को तो जैसे नेशनल लेवल पे एक को मार्जिनलाइज करते हैं, हमारे को ऐसे कर दिया। इन 3 बातों के अंदर क्या सच्चाई है और इसके ऊपर क्या विचार है आपके? जब हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक मजबूत देश के रूप में देखें तो हमारे लिए 2 तरह की थ्रेट्स हैं, 2 तरह की चुनौतियां हैं, 2 तरह के हमारे विरोधी हैं। एक जो बाहरी विरोधी हैं, अब जो देश के विरोधी हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, इवन यूरोपियन नेशंस को भी, अमेरिका को भी मैं कोई तशी नहीं मानता भारत का।
तो वो तो चाहेंगे कि भारत का किसी न किसी तरीके से आपस में लोगों में टकराव बढ़े, भारत में विभाजन बढ़े, तो वो तो किसी मौके की प्रतीक्षा करते ही हैं। और हर एक देश के अपने अलग अलग तरह के एसेट्स होते हैं। चाइना के बहुत सारे लोगों को या चाइना फाइनेंस करता है, बहुत मीडिया हाउसेज को फाइनेंस करता है। पाकिस्तान और तो सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये पता ही नहीं चलता है झूठी आईडी है, भारत की है, पाकिस्तान चाइना कहाँ की है। तो बाहरी जो ताकतें हैं जो देश को, भारत को कमज़ोर करना चाहती है, मौके की तलाश में तो रहती हैं। और मौका देने के लिए दो तरह के कारण देश में पैदा हो रहे हैं। पहला तो ये बार बार आंदोलन जो हुए हैं सरकार के खिलाफ, इन आंदोलनों को सरकार की तरफ से अच्छे से हैंडल नहीं कराया गया है, एक संवेदना के तरीके से हैंडल नहीं कराया गया है। आंदोलन हमने पहले भी करे हैं कांग्रेस राज में, उससे पहले भी हमने होते सुने हैं, इस राज में भी हमने आंदोलन देखे हैं, शामिल होकर देखा है। भाजपा के खिलाफ जो कोई आंदोलन करता है ना, इनकी जो आईटी सेल है जो ज़्यादा अपने आप को हिंदूवादी राष्ट्रवादी बताती है, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी की भूमिका भी निभाते हैं और भाजपा की प्रचार टीम का भी हिस्सा वो बने रहते हैं। तो उस आईटी सेल और उन चेहरों की तरफ से हर आंदोलनकारी को विरोधी विपक्षी नहीं माना जाता, देशद्रोही का दर्जा दिया जाता है और पाकिस्तानी और चाइना से कनेक्शन उनके तलाश करे जाते हैं। अब बहुत सारा तबका ऐसा होता है कि जो सरकार का विरोधी होता है तत्कालिक मुद्दे पे, जैसे जाट आरक्षण का इशू हुआ, किसान आंदोलन का इशू हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, अग्निवीरों का आंदोलन हुआ। तो इन आंदोलनों में जो लोग आंदोलन कर रहे थे तो वो देश की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। मतलब देश की सरकार में भरोसा है, कोई अनारकी तो थी नहीं कि वे हथियार उठाए और ये कहा हम तो सरकार को पलट देंगे, ये किसानों की बात नहीं मानती, ऐसा तो नहीं कहा। उनका ये था सरकार हमारी है लेकिन हमारे हक में कानून नहीं बनाए, हम इसका विरोध करते हैं, इसके खिलाफ हम आंदोलनकारी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। जो आंदोलनकारी है उनको ये सरकार का जो आईटी सेल है पाकिस्तानी, चाइनीज और पता नहीं क्या क्या विशेषण देता है। और जब आपकी जायज़ बात को उठाने के लिए, जिसको आप जायज़ समझते हैं, जब आप आंदोलन करते हैं और काउंटर में आपको देशद्रोही बता दिया जाता है तो फिर गुस्से में तो कहते हैं ना, गाड़ी के बदले तो गाड़ी निकलेगी, फूल कहाँ से निकलेंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है इसकी भाजपा की वोट बैंक की राजनीति। भाजपा के राज में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और ये वोट बैंक, ये तीनों इतने गहरे से आपस में गुथ लिए गए हैं कि कोई राष्ट्र के लिए कोई काम होता है ना, लोगों के दिमाग में पहली बात ही आती कि वोट बैंक के चक्कर में करा होगा। हिंदुत्व के संबंध में, सनातन के संबंध में कोई भी चीज़ होती है, अब कुंभ के मेला लगता है हर 12 साल में, 12 के हर तीसरे चौथे साल लगता है। लेकिन जिस तरह से इसकी ब्रांडिंग हुई, अपने आप को थोड़ा सा जो ज़्यादा जागरूक या आंदोलनकारी लोग कहते हैं उनको ये लगा कि ये वोट बैंक का मामला है। राम मंदिर तो एक सनातन संस्कृति की एक आधार स्तंभ था। राम मंदिर के लोग कितने सालों से संघर्ष हुए हैं, जब से बाबर ने गिराई थी, आसपास के इलाके में कितनी लड़ाइयाँ, सैकड़ों लड़ाइयाँ हो चुकी होंगी। लेकिन जब राम मंदिर बनाए जाने की प्रक्रिया थी उस समय भी लोगों को लगा कि बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में कर रही है। तो भाजपा ने धर्म को, राष्ट्रवाद को और अपनी वोट बैंक की राजनीति को आपस में इतना जटिल तरीके से उलझा दिया है। कोई सच्चा विषय भी होता है, लोगों को यही लगता है कि यार ये वोट के चक्कर में कर रहे होंगे, और उसकी मिसाल सामने देती है भाजपा। अब राम मंदिर के लिए जो इतना बड़ा एक शोषा खड़ा करा, ठीक है मंदिर बना दिया भाई, जिसको ये लगता है भाजपा ने बनाया है वोट दे देगा, लेकिन उसके नाम पे यात्राएं चलाना, ये करना, वो करना, मिट्टी लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, स्वाभाविक दिखता है कि इसको कैश करना चाहते हैं। अब जो पहलगाम हमले के खिलाफ में पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स हुई हैं, पाकिस्तान के साथ जो हमने ये किया है, ये हर राष्ट्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, एहसान नहीं है। देशभक्त, अगर मैं अपने आप को देशभक्त कहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, वो देश पे एहसान नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कराया, आतंकवादियों से करवाया, भारत की फौज ने, सरकार ने उसको परमिशन दी, उसको सपोर्ट कराया, भारत की फौज ने रिटेलिएट कराया, पाकिस्तान को घुटनों पे लाए। लेकिन ये कोई नरेंद्र मोदी का एहसान नहीं है देश पे, ये नरेंद्र मोदी का कर्तव्य है, इसी के लिए उनको राज दिया गया है। अब ये कह देते हैं बहुत सारे भाई, बिला कांग्रेस तो रिटेलिएट नहीं करती, इसीलिए कांग्रेस को विपक्ष में बिठा रखा है। जब देश के ऊपर आतंकवादी हमला होता है, किसी तरह का नुकसान होता है, तो देश चाहता है कि मजबूत जवाब दिया जाए। मजबूत जवाब अगर किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया तो भाजपा को मौका दिया। नरेंद्र मोदी ने यही तो दावा कराया था ना, मैं पाकिस्तान को घुटनों पे ला दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, इसी के लिए तो वोट दे रखे हैं। अब ये एहसान थोड़ा ही कोई एक्स्ट्रा एहसान कर दिया कि आगे भविष्य में भी हमारे को ही वोट दो, या हमने कोई बड़ा ये मानो टोकरा रख दिया दबाव का। तो ये जो एहसान रखते हैं ना, राम मंदिर बना के एहसान रख दिया, हमने कर दिया भाई, इसी के लिए तो तुम्हारे को वोट दे रखे थे भाई। अब पाकिस्तान को मजबूत जवाब देना जिम्मेदारी थी सरकार की, पहले वाली ने नहीं निभाई, वो उनकी गलती है, हम उसको उसके लिए कोसते हैं, निंदा करते हैं। इन्होंने निभा दी, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन इसके बदले में जैसे ही ये खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, अगले दिन ही तिरंगा यात्रा की घोषणा होगी।
हम तो तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार बीजेपी को अकेले किसने दे दिया? तिरंगा तो हर देशवासी का अधिकार है। और साथ में ऊपर लिख के बड़ा बड़ा पाकिस्तान पे स्ट्राइक करके पहलगाम हमले का बदला लेकर ये वो भाजपा उसको करने की बजाय यदि सर्वदलीय कोई तिरंगा यात्रा, सद्भावना यात्रा देश के स्तर पे निकालती, सभी को साथ में लेके, उसका अच्छा मैसेज जाता। लेकिन इनको मैसेज से फर्क नहीं है। ये 24 घंटे साल के 365 दिन भाजपा जो है ये वोट के लिए रहती है, वोट कैचिंग है। कोई भी इशू है जिसके ऊपर पूरा देश, अब पाकिस्तान के खिलाफ तो लगभग देश एकजुट था, 2, 5, 7 लोगों को छोड़ के सारों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। अब उस भावना को कैश करने का अधिकार भाजपा को किसने दे दिया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भाजपा के विरोधी होते होते धर्म और देश के विरोध की बातें करने लगे हैं, वो बेचारे उस नैरेटिव, एक आदमी बह नहीं जाता, आदमी नदी में गिर जाता है, वो जोर लगाता है निकलने का, निकल नहीं पाता, वो सरेंडर कर देता है। जिधर भाव उसको लेके जाता है ना, उधर ही वो बहने लगता है। तो ये जो आंदोलनकारी भाई हैं हमारे, हम भी उसी में हैं, जो थोड़ा कम जागरूक हैं, जिन्होंने ये मान लिया है कि ये सरकार तो जैसा करेगी करेगी, उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है कि भाई जो ये बोलेंगे ना, हमने तो उसके खिलाफ बोलना ही बोलना है। ये चाहे अच्छी बात कहें चाहे बुरी बात कहें, ये देश के लिए घातक है। और इस बड़ी देश तोड़क जो एक ये प्रगति हुई है, देश तोड़क परंपरा ये चल पड़ी है, इसको रोकने का जो जिम्मा है देश की सरकार के पास है। देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग आपसे नाराज हैं वो देश से नाराज नहीं है, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली, आपकी वोट बैंक की राजनीति, आपके विरोधी आंदोलनकारियों को देशद्रोही बताने की आपकी नीति, उसके कारण ये लोग खिलाफ हुए हैं। और इनको समझाना ये जिम्मेदारी है। लटके दम पे अगर सोचे कि वे लाठी मार के जेल में डाल के इनको डिफेम करके, मतलब किस स्तर पे बातें चली गई हैं। हिमांशी नरवाल कौन थी? एक नौसेना अधिकारी की पत्नी थी, उसका पति शहीद हुआ है। स्वाभाविक होता है संवेदना में, आदमी को ये नहीं कहता अरे को मार दो काट दो, थोड़ा सा सेंसिबल आदमी होता है, ठीक है भाई बदला देश ले, लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच में जहर ना फैलाओ। सेंसिबल बात है। हमारी जो संस्कृति है हरियाणा की, हम तो भाई 13 मई से पहले तो दुश्मन भी अगर गोड्डा निवाने आ जाए उसको भी गलत नहीं कहते, हमारी तो ऐसी परंपरा है। हिमांशी नरवाल को किस बड़े लेवल पे ट्रोल कराया गया, और करने वाले सिर्फ ऐसा नहीं कि झूठे IT सेल वाले लोग हों, भाजपा के ठीक ठाक लेवल के पदाधिकारी, ठीक ठाक लेवल के पदाधिकारी, कोई अपने आप को कुछ बताता है, कोई कुछ उन्होंने वो कराया, तो उसके बाद कोई इज्जत थोड़ा ही मिलेगी उनको काउंटर में। और उसके बाद अब ताज़ा आपने देखा ही होगा, जो हमारी कर्नल कुरैशी हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को एक भाजपा के मंत्री क्या कहते हैं, बोला मैं गलती से किसी भी हो सकती। इस लेवल की गलतियां होया करती हैं क्या? ये एक सोच का हिस्सा होती हैं। आप रोज जो सवेरे ग्रुप चलाते हो भाजपा के नाम पे, किसी और IT सेल के नाम पे, पक्ष में विरोध में, उन ग्रुपों में सवेरे से शाम तक जो गंदगी भरी जाती है लोगों के दिमाग में, जो ब्रेन वॉश होता है, उसी का परिणाम है कि इस पूरे 10-12 दिन के एपिसोड में 2 नाम मैंने आपको बताए, सोफिया अंसारी और हिमांशी नरवाल। वो महिला हैं, उनके खिलाफ तो वैसे ही नहीं बोला जाना चाहिए था, कोई गलती कर दे, लेकिन उनके खिलाफ किस तरह से बोला गया। और युद्ध जैसे हमला होने के बाद ये था भारत पाकिस्तान टकराव की ओर जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने कोई इवेंट रख रखी थी, अशरफ नदीम जो ओलंपिक चैंपियन, उनको बुला रखी थी, आपस में भी अच्छी उनकी बॉन्डिंग है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक चैंपियन है। ओलंपिक चैंपियन रोज पैदा नहीं होते, हॉकी को छोड़ के अभी बिंद्रा और चोपड़ा 2 ही हैं हिंदुस्तान के पास तो। लेकिन नीरज चोपड़ा को भी देशद्रोही, देश का और ये वो पता नहीं क्या क्या घोषित कर दिया। कौन लोग ऐसा करने वाले? मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं, उंगली कटाने की हिम्मत नहीं रखते जो सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा, हिमांशी और हमारे देश के इतने योद्धाओं को जो देशद्रोही बता रहे, उंगली कटाने की औकात नहीं रखते। कल उनको AK-47 बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए ना, पेशाब कर देंगे इस तरह के लोग। लेकिन नीरज चोपड़ा को उन्होंने बेइज्जत कराया, हिमांशी नरवाल, कर्नल इनको अंसारी को, कर्नल कुरैशी को, और तो छोड़ दीजिए जिन्होंने सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। देश के विदेश सचिव जो थे विक्रम मिश्री, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। ट्रंप ने ऐलान कराया तो उन्होंने कहा 2 लाइन में बात को समेट के कि भी सीज फायर हो गया है। विक्रम मिश्री और उनकी बेटी को भी ट्रोल कराया। मतलब एक अधिकारी हैं जो देश के आधिकारिक प्रवक्ता हैं देश के, उनको किस बात पे जलील कराया भाई? इसका मतलब तो देश में जमीन पे तो अनार्की आई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया डोमेन में अनार्की आ चुकी है, जहां कोई आदमी जवाबदेह नहीं है, कोई आदमी जिम्मेदार नहीं है कि आप जो गंदगी फेंक रहे हो वो देश के हित की है या देश का विभाजन करने वाली है। तो ये देश की सरकार जो है, इसने वोट बैंक की राजनीति, अपने हर विपक्षी को देशद्रोही बताने की जो ये नई नीति चलाई। हमने कांग्रेस राज में आंदोलन करे हैं, कांग्रेस राज में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, रामदेव का आंदोलन हुआ था। आंदोलन करने वालों का कांग्रेस ने देशद्रोही बताया था।
क्या कांग्रेस ने अन्ना हजारे, बाबा रामदेव को पाकिस्तानी बताया था? हमने किसान आंदोलन करा कांग्रेस राज में, लगातार 6 साल लड़ाई लड़ी। जाट आरक्षण आंदोलन कांग्रेस के राज में हुआ 2010, 11, 12, 13, 14। लेकिन क्या उस समय की तत्कालीन सरकार ने किसानों को, जाटों को, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, किसी को, किरण बेदी, किसी को कहा था देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी है? इस सरकार के राज में कहा गया। और वो विभाजन की जो नींव है, ये एक दिन इस देश को कमजोर करेगी। तो कमजोर तो कर रही है, किसी बड़े नुकसान की ओर देश को लेके जाएगी यदि देश के वर्तमान जो दोनों बड़े नेतृत्व हैं, जो दोनों बीजेपी के नेता हैं, अगर वो इसको रिवाइंड नहीं करेंगे, चीज़ों को दोबारा सुधार की ओर नहीं लेके जाएंगे, तो मुझे अफसोस है कि फौज के अधिकारियों पे, नीरज चोपड़ा भी फौज के अधिकारी हैं, वो भी सूबेदार मेजर हैं इंडियन आर्मी में, तो फौज के अधिकारियों पे जब देशद्रोही का लेबल लगाया जाएगा, किसी नैरेटिव को वो सपोर्ट ना करें, तो ये मान के चलो कि इनकी सोच में बड़ा भारी एक कहते हैं ना कि डिफेक्ट आ चुका है। एक तो आपकी बात के अंदर एक वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा मैं कि जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो सूबेदार, जो उनका डेजिग्नेशन था वो था, अब वो लेफ्टिनेंट बन गए हैं। चलो बहुत बहुत तो मैं सभी को बधाई देता हूँ। ये कब हुआ? मेरे उसमें नहीं, ये शायद कल ही हुआ है। अच्छा, कल ही हुआ, कल ही हुआ है। तो एक तो ये वैल्यू एडिशन है, और दूसरी कुछ चीज़ ऐसी हैं, मैं आपके विचार से इस चीज़ के अंदर इत्तेफाक नहीं रखता। आपने जो अपनी ये बताई, जैसे कि कुछ आपने बताया, हाँ, जैसे देश विरोध किया आपने, मैंने इसीलिए जो आपके जो उन्मुक्त जो आज़ाद विचार थे वो जानने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल जैसे रामदेव जी जो बैठे थे आंदोलन के अंदर, उनके साथ क्या किया गया? यहाँ पर किसान आंदोलन के अंदर 1 साल तक बैठे रहे किसान, किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, जबकि किसानों ने, हमने देखा लाल किले में किस तरीके का जो उन्होंने एक तरीके से तांडव सा करके दिखाया वो था। दूसरी तरफ जो रामदेव का आंदोलन था, उसको तो होते हुए 2 या 3 दिन ही हुए थे। रात को वहाँ पर एकदम पुलिस आती है, आग लगा दी जाती है, और फिर वो भी एक अलग अवस्था में भागते हैं, जो कि एक मतलब एक तरीके से उसके मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन रामदेव को जान बचा करके भागना पड़ा। अब चीज़ आती है, जब ये सारी घटनाएं घट रही थी तो हमारे को इसको स्टैंड अलोन नहीं देखना चाहिए, अकेले में नहीं देखना चाहिए। जो आपने बात कही, आपने जिस विचारधारा से, मतलब जितनी आसानी से, जिस परिप्रेक्ष्य में आपने रख दिया, आपने आज के परिप्रेक्ष्य में इसको तोला है, जबकि उस वक्त जो घटनाएं घट रही थी वहाँ पर हो रहा था। जैसे अरब में एक तरीके से रेवोल्यूशन हो गया, हर जगह एक रेवोल्यूशन होने लग रहा था, जैसे सऊदी अरब में हो गया, ट्यूनीशिया में हो गया। कहीं ना कहीं उस वक्त की सरकार ये डर रही थी कि भाई अगर रामदेव और कहीं ना कहीं इसकी विचारधारा भी राष्ट्रवादी है और ये कुछ दिन यहाँ पर बैठ गया तो हो सकता है सरकार पलट जाएगी, तो एक तरीके से उनको डंडे मार के भगा दिया। ये तो मेरे जो विचार हैं आपसे इसमें अलग है। मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। भाजपा के राज में 2016 में 17 में हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में गोलियाँ चली हैं और दर्जनों की संख्या में भाइयों को मारा गया है। और अभी जो आंदोलन चल रहा था उसमें मैं नहीं कहता सरकार की गोली से मरे हैं, लेकिन 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हुए हों। 13 महीने सरकार आपकी निष्ठुर होकर बैठ जाए, आंख बंद करके बैठ जाए, लोग अलग अलग कारणों से, कोई ठंड में, कोई किसी बीमारी में, कोई एक्सीडेंट में, उस आंदोलन की वजह से यदि हों तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात मैं बता दूं, लाठी मारने से जख्म नहीं होता। लाठी तो हमने कांग्रेस राज में भी खाई है, खूब खाई है, लाठी तो इस राज में भी खाई है, लेकिन जख्म जो होता है, कोई आपको गद्दार बोल दे। रामदेव के आंदोलन को हैंडल करने के लिए या अन्ना हजारे के आंदोलन को हैंडल करने के लिए उस समय जो जाट आंदोलन हुए थे, जाट आंदोलन कांग्रेस के राज में हुआ था, हर साल गोली चली है। 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, हर साल गोली चली है। हमने किसान का आंदोलन किया, हमारे पे लाठी चली, गोली चली, सारी चीज़ें चली, लेकिन लाठी गोली चलाना तो सहन करा जा सकता है। सरकार, कानून व्यवस्था, अब ये जो आंदोलन आप कह रहे हो लाल किले में गए हैं, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए यदि वहाँ लाठी गोली चल जाती, स्वाभाविक है, वो सरकार का फर्ज है। अब संसद भवन में कोई घुसने लग गया, सरकार रोकने के लिए लाठी से ना रुके, गोली चला दे। कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है ये, कोई भी स्टेप उठा सकती है, लोग मारे भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनको देशद्रोही बोल देना, देशद्रोही बोलने में जो चोट मारी गई है, उनकी अस्मिता को चोट मारी गई। जो किसान सारे देश का पेट भरता है, आप उसको गोली से मार देते कि तुम लाल किले में घुस गए भाई, आप उसको गोली से मार देते, लाठी से मार देते कि तुम सड़क पे गलत बैठे हो भाई। लेकिन उनको ये कह देना तुम विरोध कर रहे हो हमारी सरकार का, तुम देशद्रोही, उसमें फर्क है। रामदेव जी को जैसे कांग्रेस ने हैंडल कराया, मैं उन तरीकों का या उन बातों पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यदि रामदेव को देशद्रोही घोषित कर देती, वो ऑब्जेक्शन होता,
हैंडल करने के लिए एक आंदोलन था। सरकार को कोई भी थ्रेट होगा, सरकार को लगता होगा बड़ा हो जाएगा विद्रोह, जो भी है वो तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उस सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, मैं हिमायती नहीं हूं कांग्रेस का, कांग्रेस के राज में लगातार आंदोलन करे हैं, लेकिन एक जो चोट मारी गई ना कि भाई तुम तो आतंकवादी हो, वो आतंकवादी की, तुम तो देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, वो चोट वो सहन करने लायक नहीं है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हर सरकार के राज में किसानों पे, जाटों पे, राष्ट्रवादियों पे, उन पे किसी न किसी तरह का आक्रमण हुआ है, नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन नैरेटिव ये में हमने देखे भी आंदोलन, सुने भी हमारे से पहले, ये नैरेटिव पहली बार हुआ। आप पार्टी का विरोधी कह सकते हो, मैं भाजपा के खिलाफ आंदोलन करता हूं या कोई किसान करता है या कोई और करता है, आप कह सकते हो कि तुम भाजपा विरोधी हो, चल जाएगी बात, हम भाजपा विरोधी हैं, कांग्रेस के राज में कर रहे थे, कांग्रेस विरोधी कह सकते हो आप। बेशक न्यूट्रल आंदोलन हो, किसान जो आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस के राज में या भाजपा के राज में, वो किसी के पक्ष विपक्ष के नहीं थे, उनकी अपनी तकलीफ है, उनको एमएसपी गारंटी चाहिए, किसानों को कर्जा मुक्ति चाहिए, किसान को 3 कानून वापस चाहिए, वो अलग नैरेटिव है। फिर भी आप अगर बुरे से बुरे कहो तो कह सकते हो भी तुम विरोधी हो, कांग्रेस के विरोधी, देश विरोधी नहीं कह सकते हो आप। मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट है, इसके अलावा मेरा ये कोई, मैं इस बात पे मैं कोई अडिग नहीं हूं कि किसी आंदोलन को हैंडल करने के लिए क्या रास्ते इख्तियार करे जाते। हमारे ऊपर गोलियां चली हैं, हमारे जाट आरक्षण आंदोलन में भाइयों की कुर्बानियां हुई हैं, इसी राज में, पीछे वाले राज में भी कुर्बानियां हुई हैं। तो लाठी गोली चलाने से मैं कोई ये नहीं मानता कि मैं उनका एटर्नल दुश्मन हो जाऊंगा, लेकिन यदि कोई मेरे को सरकार का विरोध करने पे देशद्रोही आतंकवादी बताएगा तो मेरे मन में जहर का एक बीज तो जरूर बोया जाएगा। आपके मन में जहर का बीज बोया जाएगा, आपने बोला, लेकिन ये भी जो चीज़ें हैं, आप ये बात इसलिए बोल पा रहे हो, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ ना कुछ एक थॉट प्रोसेस है, चेन ऑफ थॉट्स है, इसलिए आप ये बात बोल पा रहे हो। अब एक चीज़ है, किसान, हमने एक ये शब्द बोल दिया, अब मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान, ज़्यादातर जितने भी लोग हैं किसान के बेटे हैं, लेकिन किसान एक वर्ग है, हम इसको मोटे तौर पे एक बाहर के व्यक्ति के तौर पे देखें, किसान एक वर्ग है जो एकजुट हो गया जी। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर लग रहे थे। दिनचर्या क्या थी भाई, मेरे को यहाँ से जाना है, मेरे को कमाने के लिए जाना है, बहादुरगढ़, कुंडली वगैरह, ये चारों तरफ इतने वो थे, इतनी इंडस्ट्रीज़ उठ के भाग गई यहाँ से, इतनी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर जो शो अब होता था बहादुरगढ़, वो बिल्कुल उठ के चला गया, जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। खाली अगर हम ये देखते हैं कि भाई किसान, एक किसान के लिए तो हम ये मान लेते हैं भाई किसान को प्रॉब्लम, जबकि किसान उस चीज़ की कीमत भी मिल रही है, उसको कम ज़्यादा मिल रही हो उसका पता नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन का कमाते हैं और दिन में ही खर्च कर देते हैं। इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि वो बेचारे एकजुट नहीं थे। इस चीज़ से जो सीधा संदेश गया ना, वो ये गया, जिसकी भीड़, जिसके पास भीड़ तंत्र, उसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस दौरान एक बात आई, मैं तो इतने लाख ट्रैक्टर लेकर आ जाऊँगा, जो इस तरीके से बोलते थे, मैं ये लेके आ जाऊँगा, एक तरीके से जो एक थ्रेटनिंग जो भाषा थी, लोगों ने इस तरीके की बोलने की कोशिश करी। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आपने बताया कि भाई बहुत बड़ा एक वर्ग उभर के आया इस दौरान, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते थे। इन्फ्लुएंसर दोनों तरफ के थे, जो आपने ये बताया कि भाई एक तो बीजेपी के कुछ लोग ऐसे आ गए, अगर उनको उनके हिसाब की बात नहीं होती थी, देश के विरोध में कर दिया। दूसरे लोगों ने कुछ ऐसी बातें करनी चालू कर दी, अगर ये बातें वो नहीं करते, वो बिल्कुल देश के विरोध की कर रहे थे। जैसे कि दिल्ली के अंदर भी तो हम ही रहने लग रहे हो कि मुनक नहर तोड़ दी, पानी, हम पानी रोक देंगे, ट्रैक्टर चला रहे हैं, और जिस दिन यहाँ पर ट्रैक्टर आए थे उस दिन ऐसा लग रहा जैसे दिल्ली के ऊपर तो हमला कर दिया। हमने ये भी देखा कि भाई ये तो बिल्कुल हमारी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है, एक के घर के ऊपर किसी तरीके से बीजेपी का झंडा था, ठीक है, तो लोग उसके घर में घुस गए, झंडा उतार के फेंकने के लिए हो गए। अब ये सारी चीज़ें घटित हुई। मैं एक स्पेसिफिकली इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 सवाल हैं इसके अंदर। आप एक पक्ष को तो आपने रख दिया कि भाई उनको देश विरोधी घोषित कर दिया, जबकि उन लोगों का क्या दोष था जो बेचारे एकजुट नहीं थे, अपनी दिनचर्या के लिए कर रहे थे। शाहीन बाग में भी एक रोड जाम कर दिया, सिर्फ 100 मीटर का रोड घूम के जाने में 2.5 घंटे लगते थे। जो बेचारे बाहर से आए हुए हैं, जो बेचारे किसानी के अंदर नहीं हैं, जो कुछ और अपनी आय व्यवस्था का और जुगाड़ कर रखा है उन्होंने, उनके साथ जो बीत रही थी वो अपना दुख कहाँ लेकर के आए, और वो बेचारे एक तरीके से व्यक्त कर सकते थे वोट की चोट से, और हर जगह वोट की चोट उन्होंने दिखाई। और लास्ट इसमें ये भी है, किसान सिर्फ पंजाब हरियाणा में है क्या, किसान पूरे देश में है, ठीक है। तो 3 सवाल हैं। इन्फ्लुएंसरों की जिम्मेदारी, इन्फ्लुएंसर जो अब हर चीज़ के विरोध में कर देते हैं। जैसे देश की बात चल रही थी, जब लड़ाई होने लग गई, अरे
रोक दो इसको, रोक दो, सीज फायर कर दो, पीछे वो इस तरीके और पता नहीं क्या क्या नैरेटिव। जब सीज फायर हो गया, अरे पीओ के ले लेना चाहिए था। अच्छा, हर चीज़ के खिलाफ ऐसे ऐसे बिल्कुल नीच तरीके की भी बातें आती हैं। कुछ अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर वो करते हैं, जो एक तो इन्फ्लुएंसर वाली, और दूसरी जो ये चीज़ थी, मैंने आपको बताया भाई, आपने एक तबके को तो व्यक्त कर दिया, बेचारा जो मेजोरिटी, जो साइलेंट मेजोरिटी है वो कहाँ जाए? उसके पास तो 5 साल में एक बार मौका आता है, उसके लिए क्या कहोगे? देखिए, मैं आपके अधिकांश जो तथ्य हैं, बातें, उनसे सहमत हूँ। देश में अपनी बात को उठाने के लिए, अपनी मांग को विरोध के रूप में या उसके समाधान के लिए हमें दूसरे को कम से कम परेशानी में डालना चाहिए। और अमी जैसे चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि संतुलन ही जीवन है। आप किसी भी एक पक्ष में चले जाओगे, सरकार का विरोध करते करते आप इस लेवल पे चले जाओगे, आम आदमी को परेशानी उठानी पड़े। तो मैं पहला तो इस चीज़ का सहमत ही नहीं था। 2020 तक हमने आंदोलन करे थे हरियाणा में। 2012 से 20 में रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई और होगा जिसने सड़क पे आंदोलन कराया होगा, एक आध ही होगा जिसपे किसान के नाम पे जिसने लाठी या सरकार के मुकदमे का सामना छोटे मोटे को छोड़ के कराया होगा। तो 8 साल हमने आंदोलन करे, और मेरे दिमाग में कि जो आपने कहा चीज़ है कि किसी को परेशान करने की भी सीमा होनी चाहिए। आपने रोड को बंद कर दिया, ठीक है, लोग 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10-12 दिन से ज़्यादा यदि कोई परेशानी आप बढ़ाते हो, आंदोलन को लेके जाते हो खींच के अननेसेसरी कारणों से, तो फिर आप ये मान के चलो आप दूसरों की नहीं सोच रहे हो। आप किसान के रूप में, क्योंकि किसान की जिम्मेदारी दूसरे का भला करने की ज़्यादा रही है, चाहे उसकी वजह से कोई फ़ायदा हो, नुकसान हो, लेकिन किसान ने सारा जो भी इतिहास है कुर्बानियाँ ज़्यादा दी हैं। और आप अपना कोई जायज़ इशू है उसको लेके यदि 13 महीने तक बैठे रहोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका विरोध होगा। स्वाभाविक सी बात है, हजारों नहीं लाखों लोगों के रोजगार पे फर्क पड़ा है, आपकी बिल्कुल सत्य बात है। और इसके जिम्मेदार वही किसान नेता हैं। मैं यहाँ उनको लंबा चौड़ा मैं कोई उनके कटाक्ष करूँगा वो ठीक नहीं होगा। मेरी और हमारा जो हम भी जो काम करते थे युवा 20-30 हरियाणा में, हमारी तो ये थी 10-12 दिन में हमारे पास अपने बात को सारे हरियाणा में पहुँचाने का बड़ा एक मौका होता है। और जब पहले से जागरूक लोग सड़क पे बैठे हों तो जिनको लड़ना होता है वो सारे आ भी जाते हैं मैदान में। 10-12 दिन में सारा आपकी ताकत इकट्ठी हो जाती है। सरकार के साथ सीधा टकराव कर लेना चाहिए या टकराव कर लेना चाहिए, और टकराव करने की हिम्मत नहीं है तो सरकार की बात मान लेनी चाहिए, कोई बीच का समाधान कर लेना चाहिए। लेकिन बात को लंबा खींचते रहना 13 महीने तक बैठाए रखना, मैं तो उस बात का हिमायती था नहीं, और उन्होंने उसको लंबा रखा। अब भी एक आंदोलन को 13 महीने रखा। उससे ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि बहुत बड़ा तबका जिसको आप नुकसान करोगे किसी भी तरह का, वो तो आपका विरोधी हो ही जाएगा। तो वो जो विरोध हुआ बाद में, उसका कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन देशद्रोही का नैरेटिव नहीं देना था, सिर्फ इतनी सी मेरी बात है। हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कराया गया, मैं उस बात का हिमायती नहीं हूँ। और उस चीज़ का दोष मैं आम किसान को नहीं दे सकता। आम किसान तो इतना भोला होता है, उस बेचारे को तो जो जैसा कह देता, आगे खड़ा हुआ थोड़ा सा मंडासा मारोड़ा, उसी बात में लग जाता है। ये जो तमाम जो नेता थे, अब समस्या क्या है, किसान के पास सक्षम नेतृत्व का अभाव कभी से रहा है। कभी चौधरी छोटू राम होते थे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल के बाद एक सक्षम जो नेतृत्व है उभर ही नहीं पाया जो चीज़ों में बैलेंस बना के रख सके। अब सीधे आंदोलन से, मेरी बड़ी थोड़ी सी उम्र है, थोड़ी उम्र में हमने खूब तेज तरार आंदोलन कर लिए, टकराव कर लिए। मेरे को भी ये रियलाइज़ हो गया कि सिर्फ टकराव से किसान का भला नहीं होगा। 2 महीने 6 महीने 10 दिन 2 साल हम लड़ते रहें, बैठते रहें, तो हमारी जनरेशन के बाद जनरेशन खत्म हो जाएगी। तो ये जो टकराव वाला तरीका है ना, टकराव की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। टकराव से जितना इम्पैक्ट होना होता है 10-12 दिन में हो लेता है। लेकिन इस आंदोलन के नेतृत्व में भी अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए थे। कोई किसी काले झंडे वाला था, कोई पीले वाला, कोई लाल वाला, कोई हरे वाला, सबके अपने अपने नैरेटिव थे, सबके अपने अपने इंटेंशन थे। वो भानुमति का कुनबा तो इकट्ठा हो रहा था, लेकिन भानुमति के उस कुनबे में हर एक आदमी के अपने तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तो हर अपने एजेंडे पे काम कर रहा था। उस एजेंडे पे जब काम कर रहे थे, किसान का भला उनके दिमाग में नहीं था। मैं तो इस पूरा जो कंसेप्ट था, अभी कानून वापस ले बिना हम नहीं हटेंगे, मेरी तो 8-10 साल किसान के नाम पे संघर्ष करके मेरी तो ऐसी सोच थी कि इसको एक मिडिल पॉइंट पे लाके समाधान की कोई बात करनी चाहिए थी। भाई ठीक है, ये कानून तो गलत हैं, इनके बदले कोई अच्छे कानून ले आओ किसान के हक में। किसान कर्जा मुक्ति कानून, किसान के फसल के भाव का कानून, किसान लाभकारी कानून या व्यापार कानून ही लाने हैं तो किसान के हित के ले आओ। लेकिन 13 महीने तक किसान को उसमें उलझाए रखा। सरकार का इतना रोल है कि अगर वापस ही लेने थे तो इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी। जो उस टाइम के तथाकथित किसान नेता हैं, उनका ये है भाई कि उन्होंने किसान को अब इस हालत में ला दिया कि इकट्ठा होने से 1-2 साल के बाद किसान के नाम पे कुछ रह नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रोल इसके जो प्रभाव हैं,
वो स्वाभाविक हैं। इलेक्ट्रोल जो प्रभाव पड़े हैं वो स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी आंदोलन को यदि हम उसका फायदा नुकसान वोट के आधार पे तय करके आंदोलन करेंगे तो फिर वो आंदोलन की गरिमा खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने इसमें चिल्लाया भी, हम तो बीजेपी को हराने के लिए बैठे थे, तो उनकी तरफ से वो बात जायज़ नहीं थी। आंदोलन जो होता है वो तत्कालिक हमारी जो समस्या तकलीफ है उसको मिटाने के लिए होता है। 5 साल के बाद तो हम 5 साल के प्रदर्शन के आधार पर तय करते ही नहीं है। ये कोई 75 साल 100 साल 200 साल की बात तो होती नहीं कि 200 साल बाद हमारे को मौका मिलेगा, तो हर 5 साल में आज़ादी मिलती है। तो ये इतना लंबा आंदोलन चलाया जाना, हजारों लोगों को तकलीफ देना, मैं उसका हिमायती नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए जो नेतृत्व कर रहे थे वो जिम्मेदार हैं, उनको सोचना चाहिए था, सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। हमारे जो पहले वाले बुढ़े थे ना, ये जो पीढ़ी आ रही है ये सो कॉल्ड नेताओं की, इनसे पहले जो नेतृत्व था वो समझदार आदमी थे। हम समाज के हर गरीब कमज़ोर को, जिसको नुकसान हो रहा होता है उसको भी साथ में लिया करते हुए, तेरे नुकसान हो रहा है तेरी ये भरपाई करेंगे, तो इनकी कमी है। दूसरा, मैं इसको इलेक्ट्रोल रंग दिए जाने का मैं विरोधी हूँ। ना तो किसान नेताओं को चाहिए था कि इसको इलेक्ट्रोल भी हम तो इनको ये उतार देंगे वो उतार देंगे, वो भी नहीं करना था। और इसका जो नतीजा मिला उसका किसान को ही नुकसान हुआ। इलेक्ट्रोल जो नारेबाजी हुई इसकी, हम तो मोदी को हरा देंगे, हम तो वहाँ जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में विरोध और ये ड्रामेबाजी जो करी, वो उसकी सैंक्टिटी होती है। आंदोलन एक बहुत पवित्र चीज़ है। आंदोलन का मतलब क्या है कि आप संघर्ष के लिए हर कुर्बानी को तैयार हो, और कुर्बानी के लिए जब आप तैयार हैं और उस कुर्बानी के नाम पे जो आपको सपोर्ट मिलता है, जो भावना मिलती है, उसको वोट के रूप में किसी के पक्ष या विपक्ष में आप लेके जाने लगोगे तो आपने उसकी पवित्रता को भंग कर दिया। मैं कोई अंधा हिमायती नहीं हूँ। मैं अपने आप को, पीछे कुछ समय ऐसा था सोशल मीडिया से मैं दूर रहा। दूर इसलिए रहा कि एक सोशल मीडिया के भाव में बहने की प्रवृत्ति होगी सभी की, मैं भी उसका एक हिस्सा बन गया। 5, 7, 10 महीने, साल मेरे को भी ये होगा कि यार फलानी नैरेटिव ये चल रहा है, लोग ये सोच रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार फलाना आदमी गंदा है तो मैं भी गंदा बता के वो अमाम में कह लेना, अपना भी वो हो जाऊं बहुत बढ़िया संदीप भारती, फलाना आदमी अच्छा है मैं उसको जिंदाबाद करके जो बहुत बढ़िया बोला संदीप भारती। तो मैं वो जो प्रवृत्ति थी ना, एक हम चर्चा कर रहे थे, हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो किताबों में ज़्यादा खोजती थी, जिसमें दिमाग में कोई विचार था उसको किताबों में, महापुरुषों के जीवन से खोजती थी कि भाई वो क्या करते थे सिचुएशन में। हमने किताबों से, लोगों की जीवनियों से, महापुरुषों की जीवनियों से सीखा है। उसी के आधार पे हमारी एक सोच, स्थिर सोच डेवलप हुई थी। सोशल मीडिया आई जब ये 17-18 में, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा। हम भी मौके के वो चेहरा चमकाने वाली बातें दिमाग में आ गई, यार लोग मोदी को गाड़ दे रहे हैं, 4 गाड़ हम भी दे के हम भी को हालें, ताली बजवा लें। तो वो 2, 4, 6 महीने वो बात रही। उसके बाद दिमाग में हुआ कि गलत को गलत, सही को सही बोलेंगे। ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आती, विरोध करें ना करें कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि आप जिसको सच मानते हो, आंख नाक कान बंद करके वो सच आप बोलो, और उसका फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। मैं पीछे आपको लेके जाऊं, यशपाल मलिक एक यूपी के नेता थे, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन कराया, सारे हरियाणा में उनको छोटू राम बना दिया गया। वो कहने लग गया भी 2 ही नारे लगेंगे धरती पे, एक छोटू राम जिंदाबाद, एक यशपाल मलिक जिंदाबाद। सारा देश उनके साथ खड़ा। हम चुनिंदा से बालक थे, एक चेहरे के रूप में बात करूं तो अकेला संदीप था जो खिलाफ में खड़ा हुआ कि ना तुम्हारी सोच नहीं है समाज को आगे लेके जाने की। दुष्यंत चौटाला जब ये सीएम आया, सीएम वाले नारे लग रहे थे, पूरे हरियाणा के नौजवान खासतौर पे जाट किसान बिरादरी के जयकारे लगा रहे थे, हम खिलाफ खड़े थे। मैंने कहा ऐसी सोच नहीं है कोई, एक राजा के घर में ठीक है वे सब पैदा होकर अपना ले लेते हैं। तो वो सच को सच कहने का नुकसान उठाना पड़ा, और अब बिल्कुल पक्का निश्चय कर लिया वे नुकसान क्या नाश हो जाए। बिल्कुल जो बात हित की है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित का कोई फैसला करेंगे हम जयकारे लगाएंगे, अगर खिलाफ का कोई फैसला करेंगे हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो सो कॉल्ड नेतृत्व है, ये जो इन्फ्लुएंसर जो तबका जिसकी आप बात कर रहे थे, इनका वो जो मैंने आपको बताया ना कि भाई अमाम में वो बहती गंगा में हाथ धोने की प्रवृत्ति हो रही है कि भाई ये हमारे को 10,000 लोग इस बात के लिए ताली बजा देंगे, वो बढ़िया मोदी को गाड़ दे दी। अब ये जो हमारे किसान नेताओं ने जो बयानबाजी करी ना, उस नैरेटिव के कारण ही करी। किसानों के दिमाग में एक नैरेटिव बन रहा है कि वे ये जो सरकार जो भी करती है, जो सुरक्षा के संबंध में हो चाहे धर्म के संबंध में, ये वोट बैंक के लिए करती है। वो छोटे पगड़ी वाले नेता थे ना, उन्होंने भी इसी चक्कर में ये वो बयानबाजी कर दी कि तो इन्हीं का कराया होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किसान के बेटे जो हैं वो सरकार के विरोधी हो सकते हैं, देश के विरोधी नहीं हो सकते, इसलिए उनको सारी स्टेटमेंट्स वापस लेनी पड़ी। तो ये तमाम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने अपनी कमी बताई जो 4-6 महीने डेवलप हुई, जिसकी वजह से मुझे लगा यार मेरी एजुकेशन का फ़ायदा क्या हुआ। हमने इतने जो महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ली, अपने बड़े बुजुर्गों में जहाँ 4 आदमी में बैठ के कोई चीज़ सीखी, और हम भी भाव में बढ़ने लग गए। ये तमाम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं सो कॉल्ड, ये भाव में बढ़ने की यदि आदत नहीं छोड़ेंगे ना, रेलेवेंस खो देंगे। अब आज के दिन जो मीडिया है हमारा, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
वैसे तो 2014 और 19 के जो सरकार आई दोबारा बीजेपी की, बड़ा योगदान है। जो उन्होंने कहा वही मान लिया गया। आज तक पे चल रहा है कि नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल लेके आएंगे, स्वर्ग बनाएंगे हिंदुस्तान को, सबने मान लिया कि भी आज तक वाले कह रहे हैं। 19 में भी जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद मान लिया कि बड़ा काम कर दिया। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि भविष्य में कोई नैरेटिव मीडिया खड़ा करना चाहेगा और लोग उस पर यकीन कर लेंगे? इस बड़े लेवल पे एक्सपोज हो गया, इस अपने पहलगाम हमले के बाद जो हमने स्ट्राइक करी, इस बड़े लेवल पे एक्सपोज हो गया और उसका बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान वालों ने वो यहाँ से आज तक चला रहा है, जी न्यूज़ चला रहा है, देखिए लाहौर में बम चल रहे हैं, लाहौर में टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, इस्लामाबाद में पहुंच गए, और वहाँ वो बैठ के पाकिस्तान वाले वीडियो बना के बता रहे हैं कि हम बैठे इस गली में, बता रहे थे जी न्यूज़ वाले बम पड़ा, हम देखो आराम से बैठे। तो जो फॉल्स नैरेटिव जो खड़े होते थे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता था, अब वो बिल्कुल फेल हो चुका है। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलग अलग कारणों से, मैं सिर्फ एक मैंने आपको कारण बताया कि बहती जो गंगा है उसमें पब्लिसिटी का वो ना, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं एक आदमी जो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही जिसको लोगों में पहचान बनी है, जिसके एजुकेशन भी हो सकता है 10वीं 12वीं जितनी हो, तसल्लीन ग्रेजुएट हो, और वो हर टॉपिक के ऊपर ब्रह्म ज्ञान रखता है, देश की सुरक्षा के संबंध में भी बता देगा, वो किसान का भी बता देगा, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे भी बता देगा, वो हर टॉपिक पे वो ऐसा संभव है। लेकिन इनको आदत पड़ी हुई है बहती गंगा में जैसा तैसा है, 4 बात उधर से 4 वो चला दो। तो इससे होगा क्या कि इन्फ्लुएंसर्स की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। लोग जैसे जी न्यूज़ और इन बड़े चैनलों पे भरोसा करना बंद कर गए ना, वो भरोसा करना बंद कर देंगे, और ये किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं होगा। देश को प्रभावित हर आदमी की करने की क्षमता नहीं होती। 4 आदमी हर एक को नहीं सुनते। अगर आपको सुनने लगे हैं तो उसका मतलब है कि आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपके दिमाग में यदि कोई गलत विचार पैदा हो रहा है, या किसी फायदे के चक्कर में कहीं से आपको कोई फंडिंग हो रही है किसी नैरेटिव को खड़ा करने के लिए, यदि उसके चक्कर में आप कोई चीज़ करते हो, तो ये मान के चलो आप खुद का नुकसान नहीं करोगे, वो 4 आदमी जो आप सुनते हैं उनका भी नुकसान करोगे, और वो 4 आदमी भविष्य में देश का और जो आपका समाज है उसका भी नुकसान करेंगे। अच्छा, अब आपने है ना जो बात बताई, उसी में से एक बात मेरे मतलब निकल के आ गई। जाट एक ऐसा समाज जिसको पहले ये माना जाता था कि भाई ये तो देशभक्त समाज है, ठीक है, और अभी इन्फ्लुएंसरों की बात चल रही थी। ऐसा क्या हो गया कि अब जब हरियाणा के अंदर स्पेसिफिकली कुछ ऐसे भी लोग आए, भाई क्या नाम है, जब अभी आवश्यकता थी, जब ये क्या नाम है पहलगाम का जब मुद्दा था, उस दौरान कुछ अपने आप को कुछ अलग समझ रहे थे और अपने आप को ये बोल रहे थे कि जैसे वो ही रिप्रेजेंट करते हो, दर्शाते हो कि मैं ही जाटों का नेता हूँ। उनके अंदर कोई झूठे सच्चे इन्फ्लुएंसर भी थे, या अपने आप को मानते हैं कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली मैं ये बात सिर्फ जाटों के लिए पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये एक तरीके से उभर के यहीं से आई। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, एक तो मतलब है ना, जाट ऐसी जाति है जो जल्दी से नेता किसी को मानती नहीं है। जाटों का जो एक स्ट्रक्चर है, जाट वैसे तो कहने को कोई नस्ल बता देता है, कोई ये जाति बता दे, मैं तो इसको विचारधारा मानता हूँ। देश में 2 विचारधाराएं रही हैं लंबे, जो हम पीछे लेके जाएं तो 2000-3000 साल पहले। एक थी राजतंत्र वाली और दूसरी थी लोकतंत्र वाली। राजतंत्र में ये था कि जो राजा बना दिया उसका बेटा पोता, ये लाइनें चलेगी, उसी के आधार पर फैसले होंगे। राजा को मतलब भगवान का प्रतिनिधि, देवता माना जाता था कि भी राजा ने जो बोल दिया वही सत्य है। दूसरी परंपरा थी लोकतंत्र वाली, जिनको हम गणतंत्र बोलते थे। जाटों को कहते हैं शिव जी के जटाओं से निकले हैं। जटाओं से मतलब शिव जी हमारे कोई महान राजा हुए हैं, और उन्होंने जो गणतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना करी, जाट उस गणतंत्रीय व्यवस्था के वाहक हैं, उसके आगे ले जाने वाले मैसेंजर हैं। वो गणतंत्रीय व्यवस्था क्या थी कि एक आदमी जिसको नेतृत्व करने के लिए चुना जाएगा, वो चर्चा, विचार, डिस्कशन के माध्यम से चुना जाएगा। जो लोग हैं समाज के जिम्मेदार आदमी, वो मिल बैठ के सही और गलत का फैसला करेंगे। एक आदमी की बात पे अंधा विश्वास नहीं करा जाएगा। तो उस वजह से एक जो डेवलप होती जाती है ना चीज़ें, इसी वजह से जाट समाज को नुकसान हुआ। कहीं बड़ा कहीं राज हम खड़ा नहीं कर पाए, एक आध को छोड़ के, जैसे महाराजा सूरजमल ने कराया, महाराजा रणजीत सिंह ने कराया। तो बड़ा राज इसलिए नहीं खड़ा कर पाए कि हमारी एक आदमी में भरोसा करने वाली आस्था नहीं रही है, मिल बैठ के फैसला करते हैं। अब सोशल मीडिया के ज़माने में एक बड़ा ये एक मामला बन गया कि जिसको थोड़े से आदमी लाइक कर लें, हो सकता है गांव के अड़ोस पड़ोस में 10 आदमी भी उसको इज्जत ना देते हों, सोशल मीडिया पे 100 कमेंट आ जाएं, भाई साहब भगत सिंह है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। वो ये हो जाता है कि इतने जयकारे लाग रहे हैं, इसका मतलब तो स्टेटमेंट दे दे, वॉइस स्टेटमेंट पार है।
तो ये कुछ चीज़ें हमने अनुभव से जानी, अपनी जाति की जो तासीर है वो भी हमने मैं वैसे कहूँगा तो नहीं है, लेकिन पहली बार हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे नहीं जानते कौन संदीप भारती है। इस हरियाणा की जो एक जनरेशन है, इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रखा है हमने। 25 मुकदमे हैं मेरे खिलाफ सरकार या उसके आदमियों से लड़ने के, और वो एक भी मुकदमा वापस नहीं करा कभी भी। हर बार लड़े मुकदमे, लड़ के निपटाए सारे। और ऐसे मुकदमे 10-20 नहीं, सैकड़ों में होंगे जो किसी आंदोलन में लगा दिए गए, बाद में आंदोलन का जो भी नेतृत्व था उसने वो सारे वो करवा लिए। 25 तो हमने भुगत रखे हैं। बहुत बार सरकार की लाठियां अनगिनत बार खाई हैं। अपना एक बड़ा लंबा जो अरसा है वो कोर्टों के चक्कर लगाने में बिता दिया। 25 मुकदमों की तारीखों गिने तो कई साल भुगतनी पड़ी है। वो सारा नुकसान उठा के भी तत्कालिक जो कोई मौका आया जहां माथे लाल कराने की जरूरत पड़ी, समाज का कोई ज़्यादा बड़ा विरोधी था, उसको व्यक्तिगत लेके हम सुलटेंगे बेचना, वो नौबत भी हमने निभाई। उसके बाद भी कभी दिमाग में ये नहीं आती कि हम ही कोई स्टेटमेंट देने के अधिकारी हैं। और वो ये चीज़ कैसे डेवलप हुई, लोगों में बैठ के पता चला कि भी 4 आदमी अगर आपको जान लेते हैं, ताली बजा देते, तो आप समाज के प्रतिनिधि नहीं हो जाते। दूसरों का असर देख के हमारे को पता चला। तो हम तो ये एक सलाह इन तमाम जितने भाई हैं इनको देना चाहेंगे कि भी जाट के घर में पैदा हो गए, सौभाग्य है आपको, कुछ चीज़ें औरों से अलग मिल गई, 2-4 किले ज़मीन भी मिल गई, थोड़ा सा समाज में एक सम्मान भी मिल गया, वे लड़ाके लोग हैं। लेकिन उसके बदले में यदि आप देश विरोध और इस तरह की बातों में जाओगे तो फ़ायदा तो हो सकता है समाज का आपने कुछ नहीं करा, लेकिन एक बट्टा ज़रूर लगवा लोगे। जैसा इसमें आप जो कह रहे हो बिल्कुल तथ्यात्मक बात है। कुछ लोगों ने ये मान के कि हमें बड़े चैंपियन हो रहे हैं, तो वो गलत बात है। अगर समाज की तरफ से या व्यक्तिगत भी कोई बड़ी कोई दी जानी चाहिए तो वो इकट्ठा कर लो, सब ने फैसला कर लो। हमने भी कोई बड़ा फैसला कराया है या कोई स्टेटमेंट ऐसी देवा हाँ तो 150 भाइयों ने जितने के मारे गैल हम तो पूछ के देवा हाँ, इकट्ठे करा, सबकी राय सुना हाँ। तो या तो एक सोशल मीडिया पे एक आप कह सकते हो जो हमने पीछे भी बात करी, एक चेहरा चमकाने की प्रवृत्ति, एक भाव में बह के ठीक है वह हमें हाँ वो दे दें स्टेटमेंट। फ़ायदा आप समाज को अपने कर्मों से हो सकता कुछ ना देते हो, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से लोग ये जरूर कहते हैं देखो जाटा का फलाना सो कॉल्ड नेता देखो क्या कहने लग रहा है। तो इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए और आगे हम प्रयास करेंगे भाई इस तरह का आगे मामला ना बने। अब जो बनया है वो थोड़ा सा अनुभव की कमी के कारण बनया है। मैं भी और ये तमाम जो सोशल मीडिया पे भाई काम करते हैं ये पहली पीढ़ी के सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा पहली पीढ़ी के राजनेता हैं, लेकिन पहली पीढ़ी के एक्टिविस्ट हैं। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई तो बेशक लड़ ली हो, हमारे पूर्वजों ने फौज में तो बेशक कुर्बानियाँ दे दी हों, लेकिन जो एक्टिविज्म है ना, राजनीतिक सोशल एक्टिविज्म, उसमें वो ज़्यादा रहे नहीं है। साथ दे दिया होगा किसी का। तो ये 10, 20, 50 जो लोग आज नेतृत्वकारी भूमिका में दिखते हैं, अनुभव की कमी है। हमारे पास भी अनुभव की कमी थी। मैं भी यही सोचता था कि भाई ठीक है किसी टाइम पे हमने जो कह दिया वही आखिरी होनी चाहिए, लेकिन हमारी जाति बड़े अलग तरह की जाति है। इसके प्रतिनिधि होना बहुत मुश्किल है, होने के बाद निभाया जाना और भी मुश्किल है। बड़े से बड़ी आप गर्दन कटाने के बाद भी तसल्ली नहीं कि आपकी सारी बात मान लेंगे, और सबकी तरफ से स्टेटमेंट दिया आप देते हो तो लॉजिकल नहीं है। और ये जो कहा आपकी बात मैं कहूँ तो उन भाइयों ने पुनर्विचार करना चाहिए। 5-7 भाई हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं अगर विचार करेंगे तो नेगलेक्ट कर दिए जाओगे। ये मुख्य धारा जो होती है ना समाज की, जब 4 लोग आपको सुनते हैं वो धीरे धीरे करके कोने में लगा दिए, समाज लगा देगा। ऐसा नहीं कि कोई विरोध करेगा या आप और मैं कोई तीसरा कोई उनकी बुराई गिनाएगा तो लगेंगे। समाज जबरदस्त आईना होता है। महर्षि दयानंद ने एक बात कही थी, हम छोटे थे जब पढ़ा करते, बोला आत्मा के रूप में हमारे भीतर जो बैठा है ना वो स्वयं परमात्मा है, और वो सही गलत और झूठ सच का फैसला करना जानती है आत्मा। आप गुस्सा निकाल के भीतर से, डर निकाल के, लोभ लालच निकाल के यदि किसी भी तथ्य को अंदर से महसूस करोगे ना कि गलत है या सही है, आपके अंदर से आवाज आ जाएगी झूठ है सच है। तो ये जो समाज है ये आईना है, ये बहुत बड़ा एक सुपर कंप्यूटर है जो आपकी हर बात का आज नहीं तो 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल के बाद निकाल देगा फैसला कि संदीप भारती 2 साल पहले ये कहा था, टोटल झूठ था, बता देगा समाज। जीना हमने लंबा है, ऐसा तो नहीं कि 100 साल जीना है, 20 साल 30 साल 50 साल सभी ने जीना है। और तो इस जीवन में आपके ऊपर उंगलियां उठें, आपको ये कहा जाए कि यार ये तो न्यू था, बाउंडरबाज था, तो ये भगवान का भी अपमान होगा जिसने आपको प्रतिभा दी, आप में बोलने की क्षमता दी, आपको विचार दिए, और ये आपकी जाति और आपके वंश का भी अपमान होगा कि आपने उनको नीचा दिखाने का काम किया। एक आखिरी सवाल, वो भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है।
जिस तरीके से हमने अभी देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हो गए हैं सो कॉल्ड, अभी इन्फ्लुएंसरों से ही रिलेटेड ये सवाल है लास्ट, और जो आंदोलन से नेता बने और उनकी सरकार भी आई और कई साल तक सरकार भी चलाई, सवाल पहले लिया जा चुका है लेकिन फिर दोबारा मैं ले रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले की जो मुख्यमंत्री थी आतिशी जी ने यह बोला कि है ना पीओ के क्यों नहीं ले लिया, और अभी जैसे एक और है, एक हमारी बहन है जिसका नाम है नेहा राठौर, और वो ये बोल रही थी वो अभी तक आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए, ठीक है। और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें मतलब बिट्स एंड पीसेस के अंदर समाज के अंदर जो मुझे लगता है फैला दी जाती हैं कि भाई क्यों फैला रहे हैं, क्या है कारण आप बताना। लेकिन ये नई नई जो चीज़ें आती हैं एक तरीके से जब हम देख रहे होते हैं, अरे ये बात आ गई, हर 2 सेकंड के अंदर या हर 1 सेकंड के अंदर ही शायद ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये आपके संस्कारों का फ़र्क है, आपके एनवायरनमेंट का फ़र्क है जिसमें आप रहे हो। ये जो 2-3 आपने आदमी बताए, इनको एनवायरनमेंट वो मिला ही नहीं जब इनको देश की सुरक्षा के संबंध में कोई बात इनके पल्ले पड़ जाए। बालक अगर कई साल बाहर शहर में पढ़ लेता है ना, गांव में आता है कई साल बाद, तो उसको हर चीज़ पराई लगती है और ये लगता है यार धूल ये वो करके, मतलब वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता। अब ये जो सो-कॉल्ड ताजे आतिशी मार लेना कोई लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं है कि भाई देश की लड़ाई लड़ी हो या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में इन चीज़ों में ज़्यादा हो रहा हो। नेहा सिंह राठौर भी एक कविता गाते गाते एक नेशनल आइकॉन बन गई, सो-कॉल्ड नेशनल आइकॉन बन गई। तो ये वह तो देश का दुर्भाग्य है। हीरो किसको बनाया जाना चाहिए? वे 4 गाने गा दिए, सरकार के खिलाफ सटायर कर दिए, आपने उसको ब्रह्मज्ञानी मान लिया। देश का दुर्भाग्य यही है जो लोग सारा जीवन भर जिन लोगों ने देश की सेवा करी, हरी वर्दी में देश के लिए अपनी जान दांव पे लगाई, वो सारे पागल हैं। उनको पता नहीं है कि वे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, आज परिस्थिति है नहीं है। इनको पता चल गया, ये 2-4 दिन गाने गा के 10-20 लाख लोग इनके फॉलोअर हो गए, तो इनको पता चला। कितनी बड़ी हैरानी की बात है। देश की फौज जो है उसको पता है कि कोई परिस्थिति है या नहीं है। अगर परिस्थिति है तो अगला फैसला फिर सरकार का है कि सरकार उस परिस्थिति में उसका फ़ायदा उठाती है या नहीं उठाती है। मुझे आपको किसी नेहा सिंह को और किसी आतिशी मार लेना को तो कहने का भी अधिकार नहीं है। अगर देश की फौज को कभी ये लगा कि हाँ परिस्थिति बन रही है, सपोज करो कल पाकिस्तान में इंटरनल गृह युद्ध हो जाए, आपसी लड़ाई छिड़ जाए, बलूचिस्तान और ये सारे आपस में भिड़ जाएं, मौका है फिर एक पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार उनको कब्जा करने का भी मौका होगा और पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको भी लेने का मौका होगा। लेकिन आज जब छोटी सी बात पे पाकिस्तान परमाणु युद्ध की धमकी दे देता है, उनके जो मंत्री हैं वो कहते हैं हम तो परमाणु जो बम है, मिसाइल जो परमाणु है वो जेब में रखते हैं। उस परिस्थिति में इतना आसान है एलओसी क्रॉस करके चले जाएं। और मैं आपकी उसके माध्यम से दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कैसे हैं? छोटे परमाणु हथियार, छोटे हथियार, और वो कितने एरिया में काम करेंगे? वो 200, 300, 500 मीटर के एरिया में डिस्ट्रक्शन करेंगे। मान लो हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, हमारी फौज घुस गई, पाकिस्तान वाले पीछे हट गए, तो उन्होंने तो एक तय कर रखा है कि भाई हम अपने, अगर अब जोर ना चला ना, भारत की फौज मजबूत है, सारी चीज़ें हैं, तो हम छोटे परमाणु हथियार चला देंगे। ऐसा नौबत नहीं आने देंगे कि बड़े हथियार चलाने पड़े। हम छोटे हथियार चला के जो हमारे उसमें घुसेगा उसको हम वहीं अपना स्वाह कर देंगे। तो आपस में देखिए, जब तक परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देश नहीं थे भारत पाकिस्तान, तब और परिस्थिति थी। 1971 में, 65 में या 1988 में पाकिस्तान ने ये अनऑफिशियली कह दिया था हमारे पास परमाणु हथियार है। 1982 में जब इंदिरा जी जीती थी तो इजराइल ने भारत को प्रपोज कराया था कि पाकिस्तान का कोटा में एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया था जहां यूरेनियम एनरिचमेंट चालू कराया था कि भारत आप हमारे को खाली रिफ्यूल करने की परमिशन दे दो, हमारे जो जहाज हैं वो उतरने का और तेल डालने का दे दो, हम इनके जो कोटा में इन्होंने बना रखा है उसको हम तबाह कर दें। क्योंकि इजराइल अपने आप को मोर्टल एनिमी मानता है इन तथाकथित जिहादियों का। मतलब एक ये है उसके दिमाग में कि अगर मुस्लिम जो परमाणु बम बनाएंगे वो, क्योंकि इनकी मुसलमानों की ये जो बड़े जो देश हैं इनकी मानसिकता भी इजराइल को तबाह करेंगे। तो इजराइल ने तो ये था कि अगर इस्लामिक बम बना परमाणु तो तुम्हारे ऊपर यूज़ होगा। तो भारत को तो उतना बड़ा डर महसूस नहीं था उस टाइम भी, लेकिन इजराइल को था और इजराइल ने वो रखा प्रपोजल, लेकिन वो प्रपोजल किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो और उसके बाद उस प्रपोजल के जवाब में जो वहाँ की चीज़ें निकल के आ रही हैं उस पर एक फ़िल्म भी बनी है। तो जो हमारे रो के जो वहाँ अफसर थे, जो जितने भी सीक्रेट एजेंट्स थे, उसके बाद वो सारे पकड़े गए।
और उसमें भी बताते हैं कि किसी नेता ने इन्फॉर्म कराया है, वो एक्सपोज कर दिए भविष्य के किसी नेता ने। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय परिस्थिति होती थी, और उस समय इजराइल ने तो ये खुला कहा था कि परमाणु बम ना बनाने दो, लेकिन उस समय बड़े फैसले लेने की शायद हमारा देश हिम्मत नहीं दिखा पाया। और आज के दिन परिस्थिति ये है भाई, परमाणु युद्ध के डर से दुनिया के देश गेटी बीचते हैं दोनों की। अब तो चलो पाकिस्तान ने परमाणु वेपन यूज़ करना भी नहीं था कि उस लेवल पे हिंदुस्तान भी लड़ाई नहीं छेड़ रहा था। अगर हिंदुस्तान कभी पीओके को लेने की लड़ाई छेड़ेगा तो परमाणु युद्ध के सारे खतरे देख के कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मान के नहीं चला जा सकता हमने ये लाहौर फतेह कर लिया, हम मुजफ्फराबाद में घुस गए, हमने इसको स्वात को और गिलगित को जीत लिया। वो इतना आसान काम नहीं है। पहले था कन्वेंशनल वॉरफेयर से जीत सकते थे, आज के दिन मैं उसको बड़ा जटिल एक सवाल मानता हूँ। और इतने जटिल सवाल के बारे में किसी संदीप सिंह को, किसी नेहा सिंह और फलाने ABCD को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, और ये कहने का तो बिल्कुल ही नहीं है कि उसको लेके दिखाओ। देश की सक्षम फौज है, और सक्षम फौज के पीछे जो राजनीतिक नेतृत्व है, मैं 100 बातों में उनका विरोधी हो सकता हूँ, 100 बातों में सवाल उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का नेतृत्व मजबूत ही फैसला करेगा। वो देश का अपमान कराने का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उनको बचपन से देश के लिए ट्रेनिंग दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी दर्शकों से भी अपील करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात को आप ना माना करें। कल तक जो बेचारी गाने गाया करती, आज आपने उसको स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का आपने एक्सपर्ट मान लिया, आज वो देश की विदेश नीति के एक्सपर्ट बना दी। तो आपकी कमी है भी। नेहा सिंह राठौड़ का तो ये काम है, तू बढ़िया गाने गावा भोजपुरी के, भोजपुर के लिए अच्छा काम कर सकती है तो ठीक है, तू भोजपुरी में बढ़िया गाने गा, ठीक है, तो सरकार के विरोध में भी चार लेने के तो कोई बात नहीं, लेकिन वो देश की विदेश नीति रक्षा नीति के फैसले करेगी। आतिशी मार लेना ठीक है, कृपा से मुख्यमंत्री बना दी केजरीवाल ने, लेकिन वो इतना बड़ा तो नहीं होगा कि वो एकदम से एक्सपर्ट होगी। वो तो तत्कालिक मिल गया, पता नहीं राबड़ी देवी बनी थी मुख्यमंत्री। तो ये तो सोचना तो इन लोगों को भी चाहिए, ये नहीं सोचते। दो देश के जागरूक जो हमारे भाई हैं उनको सोचना चाहिए किसकी बात सुन के आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, किसकी बात सुन के आप क्या फैसला ले रहे हो। जिस आदमी ने ये बात कही है वो उसका अधिकारी है या नहीं है। वो शुरू में बात हुई थी भाई कोई किसान नेता, उसको यार अपनी किसानों की हालत तो सुधारी नहीं जाती। मैं नहीं चाहूँगा कोई तलक टिप्पणी करके मैं मेरी बात को विराम दूं, लेकिन जो किसानों का नेता है, किसान तो भूखे मर रहे हैं, किसान तो कर्जे के कारण ज़मीन बेच रहे हैं, और अब टिप्पणी कर रहे हैं देश के फौज के बारे में, टिप्पणी कर रहे हैं देश की रक्षा नीति के बारे में। तो वो दायरे से बाहर जाने की बात है। जितनी भगवान ने हमारे को समझ दी है उसके आधार पे अगर हम बात करें तो समाज में हमारी समाज की भी खुद की भी एक रेलेवेंस भी रहेगी, प्रासंगिकता भी रहेगी, और उसका समाज को कोई ना कोई फायदा भी होगा। लेकिन लीक से हटके भाई साँ तो हम सिंगर, साँ तो हम चुटकुले सुनानी है और हम फिर पाक जावा हम विदेश वो प्रवक्ता, तो वो गलत बात है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आप आए। दोस्तों सारी चर्चा आपने सुनी। अगर आपको ये चर्चा लगी हो कि ये कुछ सार्थक है और कहीं ना कहीं ये आपकी दिल, कहीं ना कहीं ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आपके दिल से निकली हुई हैं, कहीं ना कहीं आपने इनसे जुड़ाव महसूस किया, अगर कुछ ऐसे विचार हैं जो इनके विरोधाभासी हैं और आप सोचते हैं कि उनको व्यक्त करना चाहिए, तो आप वो भी हमारे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।